Hello everyone, हाउ आर यू गाइज डूइंग? कैसा लग रहा है आपको हमारी सीरीज लेके? रोज एक एक टॉपिक पढ़ के, रोज कंसिस्टेंट रह के, लेट मी नो। ओके, सो आई नो एक्चुअली कि कैसा लग रहा होगा, क्योंकि जो भी ये सीरीज हमने ऑफलाइन भी कंडक्ट करवाई है एंड पीपल आर लविंग इट, राइट? सो वही हम सीरीज ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं एंड आई होप कि आपको भी इस सीरीज से प्यार हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि सीरीज आपको यह इंश्योर करवाती है कि आपका यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटे। यूपीएससी पॉलिटी एंड गवर्नेंस 10% आपका मेहनत आना है। कितना? 10% यूपीएससी का। और आपको यूपीएससी पार करने के लिए 50% चाहिए होता है। तो मतलब मान लो कि अगर आपका 10% कंप्लीट हो गया है तो आप देख लो कितनी एज पे आ जाते हो। और फिर हमारी सीरीज इंश्योर करवा रही कि आपका 10% कंप्लीट होगा ही होगा, कि एक भी क्वेश्चन आपका पॉलिटी एंड गवर्नेंस का नहीं छूटेगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी सीरीज आगे बढ़ती जा रही है। देख लीजिए, आज हम है लेक्चर नंबर 22, पार्लियामेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ टुडे। ठीक है, ये थोड़ा चैप्टर लॉन्ग रहेगा क्योंकि मैं नहीं चाहती आपका एक भी इसके अंदर बेसिक छूट जाए। ठीक है, बेसिक के आसपास ही क्वेश्चन रिवॉल्व करते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज में आप देखना, हम लगाएंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज। ठीक है, जब आप देखना किस तरीके से बेसिक से ही क्वेश्चंस बन के आते हैं और आप क्या करते हो, सोचते हो अरे बेसिक से तो कुछ नहीं आ रहा है, ये छोटा मोटा थोड़ी आएगा, ये बच्चों वाली चीजें थोड़ी आएगी पॉलिटी में, है ना? हम तो अल्ट वो एडवांस लेवल पे करेंगे। ठीक है भाई, ये यूपीएससी का पेपर है। मैं पहले ही आप बच्चों को, आप सबको समझा दूं, यही गलती करते हो आप जब आप इतने इंस्टीट्यूट्स को फॉलो करते हो, इतनी कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉलो करते हो और वो आपको ऐसे हार्ड हार्ड क्वेश्चंस करवाते हैं, बहुत कॉम्प्लिकेट करके चीज़ें पढ़ाते हैं और आपको लगता है कि अरे यार इतना लेवल है यूपीएससी का। ठीक है, लेवल है यूपीएससी का, वो है बेसिक लेवल। ठीक है, वो टेस्ट करता है कि आपका बेसिक लेवल कैसे है, इसलिए एनसीईआरटी को गोल्ड माना जाता है यूपीएससी में। ठीक है, कोई स्टैंडर्ड बुक को गोल्ड नहीं माना जाता है, एनसीईआरटी को गोल्ड माना जाता है, उसको माना जाता है ऊपर। ठीक है, तो जब आपका बेसिक ही क्लियर नहीं होता तो आप एडवांस लेवल करके क्या करोगे? क्वेश्चन ही बेसिक लेवल के आसपास अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं। और प्रीवियस ईयर जब हम सीरीज लगाएंगे, जब आपको अपने आप दिमाग में आ जाएगा, जब तक करते नहीं है ना, जब पता नहीं चलता। ठीक है, आप सिर्फ ना अंधों की तरह पढ़ते रहोगे बिना सोचे समझे, तो यूपीएससी नहीं निकलने वाला। ठीक है, एनालाइज करके पढ़ोगे। अच्छा, एक्चुअली में इसका क्या बोलते हैं, प्रूफिंग करके पढ़ो, और हम प्रूफिंग आपको देंगे कि किस तरीके से सीरीज आपके लिए बहुत 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 फायदेमंद है, बहुत बड़ा गोल्ड है। ठीक है, तो हम आपको, जैसे हम सीरीज स्टार्ट करते हैं, 3 चीजें बताते हैं। पहली चीज क्या, कि ये जो सीरीज है वो 80 लेक्चर्स अपलोड होंगे। रोज एक लेक्चर अपलोड हो रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, आई नो कि ये बहुत छोटा चैनल है अभी स्टार्टिंग के लिए। ठीक है, हमने जस्ट स्टार्ट ही किया है। आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग वेरी 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 मच फ्रॉम दिस चैनल, बिकॉज मैं बस ये एक्सपेक्ट करती हूँ कि ये चैनल उन लोगों के पास पहुँचे जो एक्चुअली में डिजर्व करते हैं ये यूपीएससी की सीट लेना। ठीक है, जो लोग एक्चुअली में घर से पढ़ रहे हैं, है ना? द पीपल हु डज नॉट हैव बिग रिसोर्सेज, कि वो बड़ी बड़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बड़ा बड़ा पैसा दे के चीज़ें कर सकें। तो मेरा जो टारगेट है, अगर वो पूरा होता है तो आई एम वेरी 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 हैप्पी। ठीक है, तो उसके लिए हमने एक छोटा सा टारगेट रखा है, वो है 1000 सब्सक्राइबर। ठीक है, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर होता है, वी विल बी अपलोडिंग प्रीवियस पेपर्स एज वेल इन द फॉर्म ऑफ सीरीज। जैसे कि ये सीरीज चल रही है, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, लाइक वी आर ऑन पार्ट 22 राइट नाउ। तो वैसे ही हम सीरीज अपलोड करेंगे। लास्ट 10 to 15 ईयर्स पेपर उसके अंदर इंक्लूडेड होंगे, नॉट ओनली प्रीलिम्स बट ऑल्सो मेन्स। ठीक है, दोनों इंपॉर्टेंट है। मेन्स से भी प्रीलिम्स में क्वेश्चंस बनते हैं, नहीं पता होता। मैं कह रही हूँ ना, आप फालतू के चैनल्स को फॉलो करते हो, वो आपको नहीं बताते हैं कैसे एनालाइज करना है, क्या नहीं करना है। आप वो मोटिवेशन वाली वीडियो देख लोगे, उससे नहीं निकलेगा देखो आपका पेपर। ठीक है, सीधी सी बात है, नहीं निकलेगा पेपर। ये मोटिवेशन वीडियो देख ली, 2-4 क्वेश्चन इस इंस्टीट्यूट से लगा लिए, इससे नहीं निकलेगा। एक पूरी तैयारी होनी चाहिए। जैसे कि हम यहाँ पे आपको एक पूरा पैकेज दे रहे हैं। कैसे? 80 लेक्चर्स का पैकेज ये हो गया। ठीक है, फिर हम इसमें से 15 से 20 लेक्चर्स आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के दे देंगे। फिर हमारा थर्ड इनिशिएटिव क्या है, कि जो हमें लगता है कि मोस्ट क्वेश्चंस है, ऐसे क्वेश्चंस है जो हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है 2025 में आने की, वो क्वेश्चंस के हम शॉर्ट सीरीज हम आपको रोज बना के देंगे। ठीक है, तो ये पैकेज है। जब आप पैकेज से पढ़ के आते हो ना,
तो आपका सक्सेस रेट ऊपर होता है। ठीक है, ऐसे नहीं है आपने कहीं से कुछ भी उठा के पढ़ लिया, उससे नहीं होता। एक पैकेज बना के चलो, हर सब्जेक्ट का पैकेज बनाओ। जैसे पॉलिटी का हम यहाँ पे पैकेज बना रहे हैं, वैसे हिस्ट्री का पैकेज बनाओ। ठीक है, हिस्ट्री को बेसिक से समझा, हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाल दिए। ठीक है, और जो आपको लगता है सीरीज, जैसे हम टेस्ट सीरीज लगाएंगे उसकी शॉर्ट्स में, वैसे कोई टेस्ट सीरीज कर ली। ज्योग्राफी में भी ऐसा ही करो। ठीक है, इकोनॉमिक्स में भी ऐसा ही करो। ठीक है, इस तरीके से करो, पैकेज बना के पढ़ो। ऐसे नहीं कहीं से भी कुछ भी उठा के पढ़ लिया। अगर आप सेल्फ लर्निंग कर रहे हो, अगर आप कोचिंग के स्टूडेंट हो, बहुत सारे कोचिंग के स्टूडेंट मिलते हैं, पॉलिटी नहीं समझ आई, हमने इतनी क्लासेस ली, वो ली, ये ली, वो ली। ठीक है, आपने वहाँ पैसे वेस्ट कर दिया, यहाँ आपको फ्री में मिल रहा है, देखो। ठीक है, फ्री टाइम मिले, फटाफट फोन ऑन कर आप देखो, फालतू की पिक्चर्स वगैरह मत देखो। आ चुका है नोटिफिकेशन। ठीक है, टाइम स्टार्ट हो गया है। सीरियस हो तो सीरियस होके ही पढ़ो। ठीक है, यहाँ पे वो नहीं कि आपने साल लग जाएंगे यार, सीरियसली बता रही हूँ, 1 साल की तो आपकी तैयारी है, फिर 1 साल का पेपर है, तो ऐसे वेस्ट मत करो अपने यूथ। ठीक है, बिल्कुल वेस्ट मत करो। अगर नहीं हो आप सीरियस एस्पिरेंट तो डू एनीथिंग एल्स, बट इफ़ यू आर ए सीरियस एस्पिरेंट तो प्लीज़ सीरीज लगाओ, पढ़ो। ठीक है, पैकेज में पढ़ो। किस में पढ़ो? पैकेज में पढ़ो। वैसे हमारा ये पैकेज चल रहा है, ये जो पैकेज कंप्लीट होते ही जो आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस की नॉलेज यहाँ से यहाँ चली जाएगी ना, वो मेरी गारंटी है। ठीक है, इससे बेस्ट गारंटी मैं आपको दे नहीं सकती, इससे बेस्ट सेल्फ पेज सीरीज यूट्यूब पे तो अभी तो नहीं है। ठीक है, कोई कोचिंग्स ने नहीं डाली है। ठीक है, वो इसके पैसे चार्जेस करते हैं इसको प्री श्योर बैच बता के, तो नहीं है। ठीक है, तो होगी, देखते हैं आगे बनेगी या नहीं बनेगी, लेकिन अभी तो नहीं है। अभी जितनी मेरी और मेरी टीम ने एनालाइज करा है, अभी तक नहीं है यूट्यूब पे ये सीरीज़। इसलिए मैं आपके लिए रोज़ एक क्वेश्चन डालती हूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए। ठीक है, अब तो ये रह गए हमारी 3 चीज़ों की बात, ये चीज़ें तो बातें चलती रहेगी। ठीक है, ये सीरीज़ हमने बातें करने के लिए लगाया है, हमने ये सीरीज़ बनाई है ताकि आपको नॉलेज मिले और रिवर्ट बैक में मुझे हैप्पीनेस मिले, ताकि अगर आप एक थैंक यू भी लिखे तो मेरे लिए वो बहुत है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, तो चलो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर पार्लियामेंट टुडे। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, पार्लियामेंट मतलब जो हम सेंटर का कर रहे थे गवर्नमेंट, उससे पहले के लेक्चर लगाओ। ये नंबर मैंने यहाँ पे मजाक के लिए नहीं लिखे हैं, ये नंबरिंग इसलिए करिए ताकि आप नंबरिंग से देख सको। ठीक है, ऐसा नहीं कि चलो पार्लियामेंट पढ़ लेते हैं आज, ये पढ़ लेते हैं, नंबरिंग से पढ़ो, नंबरिंग से पढ़ो। ठीक है, तो अब हम करने वाले हैं आज पार्लियामेंट चैप्टर, मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है पार्लियामेंट। ठीक है, हम इसमें पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में क्या क्या फीचर्स हैं, पार्लियामेंट के अंदर जो भी आपको लगता है, मतलब जो भी यूपीएससी को लगता है कि हाँ इधर से पूछ सकते हैं हम क्वेश्चन, वो हम इसके अंदर कवर अप करेंगे। लेक्चर थोड़ा लॉन्ग रहेगा ये वाला, मैंने जान के इसको लेक्चर को लॉन्ग करा है, जान के मैंने पीपीटीज में वो चीज़ें डलवाई है जो एक्चुअली में आती हैं। ठीक है, तो इसलिए लॉन्ग रहेगा। एकदम बढ़िया कॉफ़ी वॉफ़ी पी के, एकदम आंखें एकदम ऐसे करके बढ़िया अच्छे से देखो, अच्छे से टेबल चेयर पे बैठ के ये लेक्चर देखो। ठीक है, चलो पार्लियामेंट आज कंप्लीट करते हैं इस लेक्चर के थ्रू। ठीक है, तो पार्लियामेंट देखते हैं। सबसे पहले पार्लियामेंट क्या है भाई? ओके, एक तो इतनी कलरफुल पीपीटी है, कलर चूज करना पड़ेगा। पार्लियामेंट मतलब जो हमारा पूरा इंडिया है, राइट, इंडिया को सेंटर पर रिप्रेजेंट कर रहा है पार्लियामेंट। ठीक है, ठीक है, क्या कर रहा है? सेंटर पर रिप्रेजेंट कर रहा है। इंडिया के इंपॉर्टेंट डिसीजंस, एक्ट्स वगैरह पार्लियामेंट से निकल के आते हैं, इनके हाउसेज होते हैं। ठीक है, इसमें प्रेजेंट होता है प्रेसिडेंट। तो 3 चीज़ें इसके अंदर देखो कि पार्लियामेंट में 3 चीज़ें हैं। सबसे पहले है प्रेसिडेंट, फिर है कौन? राज्यसभा, फिर है कौन? लोकसभा। ठीक है, हम उसी को तोड़ के पढ़ेंगे आज यहाँ पार्लियामेंट के अंदर। और मैंने ऐसे पीपीटीज तैयार करी ना, उसको देख के जो तुम्हें मजा आएगा, एकदम मजे आ जाएंगे आपको। ठीक है, चलो देखते हैं पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में देखो 3 टाइप में डिवाइड है, मैंने आपको बताया था। सबसे पहले है प्रेसिडेंट। ठीक है, प्रेसिडेंट के बारे में हमने पहले पढ़ चुके हैं, पहले के लेक्चर में पूरा प्रेसिडेंट हो चुका है, तो मुझे यहाँ पे नहीं चाहिए कि पूरा प्रेसिडेंट का बताओ। पूरा एक लेक्चर है प्रेसिडेंट का, जाके देखो, वो भी बहुत लॉन्ग लेक्चर है प्रेसिडेंट का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रेसिडेंट कौन है? यहाँ पे नॉमिनल हेड है, मतलब ये जो 2 हाउसेज हैं, जैसे ही कोई बिल पास करते हैं, क्या करते हैं? बिल पास करते हैं, उसको एक्ट कौन बनाएगा? प्रेसिडेंट। बीच में किसका साइन लगेगा? प्रेसिडेंट का, तभी वो एक्ट बन पाएगा, बताया है प्रेसिडेंट के चैप्टर में। ठीक है, फिर आता है राज्यसभा और आता है लोकसभा। लोकसभा देखते हैं, लोकसभा में क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है। ठीक है, क्या होता है? डायरेक्ट इलेक्शन होता है बाय द पीपल ऑफ इंडिया। ठीक है, और इसमें कितने मेंबर्स होते हैं? 552। ठीक है, 20 यूनियन टेरिटरीज और 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट। ठीक है, अब 552 होते हैं, लेकिन 550 ही करो। क्यों?
क्योंकि जो 2 नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट है वो अब खत्म हो चुका है। क्या हो चुका है? खत्म हो चुका है। एंग्लो इंडियंस इसमें होते हैं, ठीक है, ये खत्म हो चुका है, इसलिए मैं आपको 550 ही बोलती हूँ। अब बच्चे बोलेंगे मैम आपने तो पहले लेक्चर में 550 बोला है। हाँ 550 ही है, ठीक है। 2 नॉमिनेटेड वाले अब खत्म हो चुका है, ठीक है। एंग्लो इंडियंस इसमें नॉमिनेट होते थे, पर अब ये चीज़ खत्म हो चुकी है, फिनिश हो चुकी है। आगे देखते हैं राज्यसभा, ठीक है। मेंबर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, ठीक है। लेजिस्लेटिव असेंबलीज और यूनियन टेरिटरी जिसके अंदर लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, ठीक है। स्टेट्स इलेक्टेड बाय द हाँ यूनियन एंड स्टेट्स, और इसके अंदर है 250, मतलब लोकसभा के आधे, हाफ ऑफ लोकसभा। हाफ ऑफ लोकसभा मेंबर्स होते हैं किसमें? राज्यसभा में। क्या? हाफ ऑफ लोकसभा, ठीक है। 12 नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, ओके। तो उन्होंने बाइफरकेट नहीं किया क्या 3 पार्ट में? चलो ठीक है, इस तरीके से देखते हैं ना। तो 3 टाइप में हमने बाइफरकेट कर दिया है। सबसे पहला आ गया है हमारा प्रेसिडेंट आ गया है, सेकंड राज्यसभा आ गया है। राज्यसभा में देखो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है? इनडायरेक्ट। लोकसभा में क्या हो रहा है? डायरेक्ट, ठीक है। यहाँ पे कितने हैं? 250 है। यहाँ पे क्या कितने हैं? 550 है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है? 12 नॉमिनेट करता है प्रेसिडेंट। यहाँ पे कितने नॉमिनेट करते हैं? 20, 2 नॉमिनेट करते हैं, लेकिन अब 2 नॉमिनेट होना बंद हो गए हैं और 20 यूनियन टेरिटरीज से आते हैं लोकसभा के अंडर। समझ में आ गया? तो ये है पार्लियामेंट का स्ट्रक्चर। 3 पार्ट में पार्लियामेंट डिवाइडेड है। अब इसको हम और तोड़ेंगे, ठीक है, और तोड़ेंगे। चलो ओके, अब देखते हैं इलेक्शन। क्या? इलेक्शन दोनों जगह पे किस तरीके से इलेक्शन होते हैं, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं हम लोकसभा में। ईच स्टेट डिवाइडेड इनटू टेरिटरीज। अब देखो मैंने बोला ही था लोकसभा में क्या हो रहे हैं? डायरेक्ट इलेक्शन हो रहे हैं, ठीक है। तो स्टेट्स में क्या हो रहे हैं? इलेक्शंस हो रहे हैं। कैसे हो रहे हैं? कि हर स्टेट को क्या कर दिया है? टेरिटरीज में डिवाइड कर दिया है, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया है, वेयर रेशियो बिटवीन द पॉपुलेशन एंड द नंबर ऑफ सीट अलॉटेड टू इज सेम थ्रू आउट द स्टेट। तो स्टेट को डिवाइड कर देते हैं अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है। और पॉपुलेशन के हिसाब से हर 100 बंदे, मतलब मान लो कि ये एक ब्लॉक है, इसको 4 में डिवाइड कर दिया। किस बेसिस पे करा? पॉपुलेशन के बेसिस पे। इस बेसिस पे, पॉपुलेशन के बेसिस पे, मतलब हर 100 बंदे, हर 100 बंदे, हर 100 बंदे, हर 100 बंदे एक रिप्रेजेंटेटिव को रिप्रेजेंट करें। समझ में आ गया? मतलब एक रिप्रेजेंटेटिव एक को 100 बंदे एक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, 100 एक को कर रहे हैं और 100 एक को कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। क्या आ रहा है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर ऐसा नहीं होता पॉपुलेशन रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से, एक सेकेंड, हाँ, पॉपुलेशन के रिप्रेजेंटेशन के हिसाब से नहीं होता, कि पॉपुलेशन के हिसाब से नहीं होता, इससे क्या होता है? अनइक्वल रिप्रेजेंटेशन हो जाती कि भाई 500 तो एक कर रहे हैं, फिर 50 एक कर रहे हैं। समझ में आ गया? तो अनइक्वल हो जाता। अब इसमें क्या करते हैं? इक्वल कर दिया। देखा हमने इसमें एग्जाम्पल में कि 100 बंदे एक को कर रहे हैं, 100 एक को कर रहे हैं, 100 एक को कर रहे हैं, 100 एक को कर रहे हैं। तो इससे क्या हो रहा है? इक्वल रिप्रेजेंटेशन आ रहा है, ठीक है। चलो देख लिया हमने किस तरीके से इक्वल रिप्रेजेंटेशन करता है लोकसभा। डायरेक्ट इलेक्शन करवा के स्टेट को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करता है। देखा स्टेट को क्या करा? कॉन्स्टिट्यूशंस में डिवाइड करा ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, ऑन द बेसिस ऑफ पॉपुलेशन, ठीक है। चलो, और इसमें क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है? फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम। इसका मतलब डायरेक्ट इलेक्शन में जो कैंडिडेट दूसरों से आगे होता है, ठीक है, उसको दूसरों से क्या मिल जाती है? एज मिल जाती है दूसरे लोगों से, तो वो सिलेक्ट हो जाता है। जैसे कि मान लो ठीक है, मान लो रामू है और एक धामू है। रामू और धामू, और भी पॉलिटिकल पार्टी से मान लो सीता है, ठीक है। अब इनसे एज मिलने का मतलब क्या है? मेजॉरिटी नहीं, इसका मतलब एज का मतलब मान लो कि अगर इसको 60 मिल गए, इसको 70 मिल गए और इसको मिल गए 71, ठीक है,
तो अब इसमें एज किसके पास है, तीनों पॉलिटिकल पार्टीज में से एज किसके पास है, एज है यहाँ रामू के पास। यहाँ पे ये मत लिख के आना कि जिसको आधे से ज्यादा वोट मिल गए, नो इसमें ये आधा वाला वोट सिस्टम नहीं है, मेजॉरिटी वाला नहीं है। इसमें क्या है कि जो इलेक्शन कैंडिडेट दूसरों से अहेड हो जाता है, चाहे वो एक ही वोट क्यों ना हो, क्या, चाहे वो एक ही वोट क्यों ना हो, लेकिन वो दूसरों से अहेड है, दूसरी पार्टी से पीपल से अहेड है, ठीक है, तो वो इसको यहाँ पे वो सिलेक्ट हो जाएगा किसमें, लोकसभा के अंडर। और उसको हम क्या कहते हैं, लिखो, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग सिस्टम, ठीक है। अब आते हैं हम किस पे, राज्यसभा पे। अब लोकसभा हमने देख लिया डायरेक्ट इलेक्शन कैसे हो रहा है, पॉपुलेशन बेसिस पे हो रहा है ताकि इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिल सके हर इंसान को, ठीक है। और क्या देख लिया हमने, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की कोई भी कैंडिडेट एक से क्या हो, अहेड हो, ठीक है। यहाँ पे कोई मेजोरिटी नहीं है, आधे ज्यादा वोट मिले नहीं, सिर्फ एक अहेड हो, चाहे वो एक ही वोट क्यों ना हो, ठीक है। चलो अब आते हैं हम राज्यसभा में। राज्यसभा में क्या होता है, इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। सबसे पहले तो ये बात जान लेना कि अगर लोकसभा में डायरेक्ट है तो राज्यसभा में इनडायरेक्ट है, ठीक है। और क्या है इसके अंदर राज्यसभा में, डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग स्टेट बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। अब देखो जो सीट्स हैं राज्यसभा की वो क्या होती है, एक तरीके से बायस्ड होती है, ठीक है। हर स्टेट को उनके पॉपुलेशन के हिसाब से ही राज्यसभा में सीट्स मिलती है, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन सेंसस को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली लिया गया कि हम लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, नॉट स्टेट्स एज एन इंडिविजुअल बीइंग। वी आर प्रेजेंटिंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया एज ऑफ इक्वल बेसिस। किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को। हम यहाँ पे नहीं कर रहे कि हर स्टेट की सेम सीट्स होगी, नहीं, हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि हर पॉपुलेशन रेशियो मतलब हर लोग का यहाँ पे इक्वल से होगा। इसलिए यहाँ पे क्या हो रहा है, सीट्स डिफरेंट होती हैं, यहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है राज्यसभा में, क्योंकि पॉपुलेशन के हिसाब से होती है। कैसे, अब यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो वो यहाँ पे 31 सीट्स होल्ड करता है, लेकिन गोवा के अगर गोवा की पॉपुलेशन कम है तो यहाँ पे वो 1 सीट होल्ड करती है। इसका एग्जाम्पल है, क्योंकि हमारे इंडिया में पॉपुलेशन को बेस लिया जाता है, नॉट द स्टेट्स, ठीक है। पॉपुलेशन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन होती है। तो यूपी की पॉपुलेशन ज़्यादा है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन ज़्यादा है राज्यसभा में, 31 सीट्स है। लेकिन गोवा की पॉपुलेशन कम है तो उसकी रिप्रेजेंटेशन भी कम है, मतलब उसकी एक ही सीट है, ठीक है। और देखो अब इसमें हमने देखा था इसका जो वोटिंग सिस्टम था वो क्या था, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग था। क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग। उसमें क्या था कि कोई भी कैंडिडेट अगर किसी से भी अहेड होगा, चाहे वो एक ही वोट क्यों ना हो, तो वो जीत जाएगा डायरेक्ट इलेक्शन से। लेकिन इनडायरेक्ट इलेक्शन में देखो तो इसमें बोलते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट रैंकिंग द प्रेफरेंसेस। क्या, रैंकिंग द प्रेफरेंसेस, ये मैंने पहले भी पढ़ाया था। ये प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट सेंट्रल के जो होते हैं उसमें ये काम आती है इनडायरेक्ट इलेक्शन, कि किस तरीके से ट्रांसफर वोट रैंकिंग द प्रेफरेंसेस होते हैं। पर मैं एक छोटा सा यहाँ पे बना देती हूँ। मान लो कि मैंने आपको 3 लोगों का नाम रिप्रेजेंट किया, सीता, गीता और रीता। क्या, सीता, गीता और रीता। और मैंने बोला कि चलो अब इन तीनों में से राज्यसभा का मेंबर कौन बनना चाहिए, ठीक है। हम स्टेट में हैं, ठीक है, हमने कहा कि राज्यसभा में कौन मेंबर बनना चाहिए। तब स्टेट असेंबली में क्या हुई, वोटिंग होनी शुरू हो गई, ठीक है। तो अब मेरा जो प्रेफरेंस था, क्या, मेरा जो प्रेफरेंस था, मैंने गीता को फर्स्ट प्रेफरेंस दिया, सीता को सेकेंड दिया और रीता को थर्ड दिया, ठीक है। क्या दिया, गीता, सीता और रीता को मैंने ये प्रेफरेंसेस दे दिए। ऐसे ही सबको पर्चे मिले होंगे राज्यसभा में, सबने अपने प्रेफरेंसेस डाल दी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। अब मान लो लोगों ने ज्यादातर गीता को पसंद नहीं करा और गीता एलिमिनेट हो गई। क्या हो गई, गीता एलिमिनेट हो गई, ठीक है। क्या हो गई, गीता एलिमिनेट हो गई। तो अब ऑटोमेटिकली फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिल जाएगी, जो हमने फर्स्ट सेकंड प्रेफरेंस को दिए थे, ये वोट्स किस पे ट्रांसफर हो जाएंगे, सीता पे ट्रांसफर हो जाएंगे, जो भी वोट फर्स्ट प्रेफरेंसेस को मिले थे। समझ में आ गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफरेबल वोट, ठीक है। प्रेफरेंस और रैंक के हिसाब से वो ट्रांसफर होते जाएंगे। मतलब एक अगर एलिमिनेट होता है, ठीक है, एक अगर एलिमिनेट होता है तो उसका जो नेक्स्ट प्रेफरेंस होगा, जो उसका जस्ट नेक्स्ट प्रेफरेंस होगा, उसको वो वोट ट्रांसफर हो जाएगा। समझ में आ गया आपको किस तरीके से दोनों वोटिंग सिस्टम अलग है। लोकसभा का वोटिंग सिस्टम है डायरेक्ट इलेक्शन,
और कैंडिडेट जो उसके हेड होगा उसको हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट पास द पोस्ट वोटिंग, ठीक है। लेकिन हम जब राज्यसभा में आते हैं तो उसका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाय प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। समझ में आ गया? इस तरीके से इलेक्शन दोनों में डिफरेंट होते हैं। ओके, चलो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये मैंने इसलिए इसको स्लाइड में बनाया ताकि आप भी अपनी कॉपी में इसी तरीके से बना पाओ, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, बनाओ। चलो नेक्स्ट, अब आते हैं ड्यूरेशन। इन दोनों के बीच में क्या ड्यूरेशन है, ठीक है। ड्यूरेशन ऑफ द हाउस, राइट, क्या इनकी टाइम लाइन है वो हम इसमें देखेंगे। सबसे पहले है राज्यसभा। आई थिंक थोड़ा डार्क है, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। ये है राज्यसभा। राज्यसभा की क्या ड्यूरेशन है और लोकसभा की क्या ड्यूरेशन है। जिसने पहले के लेक्चर्स पढ़े होंगे उनको पता ही होगा, ड्यूरेशन मैंने बहुत बार पढ़ाई है दूसरे से रिलेटेड, तो इसमें एक बार वापस पढ़वाती हूँ। राज्यसभा क्या है, एक परमानेंट बॉडी है। क्या है? परमानेंट बॉडी है। परमानेंट बॉडी मतलब उसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता। क्या कि उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करेगी एनी सिचुएशन में, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है। कोई भी सिचुएशन हो, राज्यसभा क्या है, परमानेंट बॉडी है, कभी डिसॉल्व नहीं होती। और इसमें एक चीज होती है कि जो 1/3 मेंबर है वो हर दूसरे साल इसमें रिटायर होते रहते हैं। क्या? 1/3 मेंबर इसमें रिटायर होते रहते हैं, वो भी हर 2 साल में, पर ये डिसॉल्व नहीं होती बिकॉज ये एक परमानेंट बॉडी है राज्यसभा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज नॉट फिक्स द टर्म ऑफ ऑफिस एंड लेफ्ट टू द पार्लियामेंट, ठीक है। और उस टाइम पे इसके ऑफिस क्रिएटेड नहीं था, कॉन्स्टिट्यूशन में डिवाइड नहीं था, तो पार्लियामेंट ने गिवन करा कि इसको हम 6 साल का देंगे, इसका टर्म ऑफ ऑफिस देंगे। किसका? राज्यसभा का। व्हेन यू आर इन राज्यसभा यू हैव अ टर्म ऑफ ऑफिस फॉर 6 years एंड दैट इज अ परमानेंट बॉडी, मतलब वो कभी डिसॉल्व नहीं होती, क्योंकि उसके जो लोग हैं वो हमेशा 1/3 सेकेंड ईयर में क्या हो गए, रिटायर हो गए, फिर वापस से आ गए, ठीक है। फिर 1/3 रिटायर हो गए, फिर वापस से वो फुल हो गया, ठीक है, फिर वापस से इलेक्शन हो गया, तो सिर्फ 1/3 ही जा रहे हैं, ठीक है। 2/3 तो बच ही रहे हैं ना, समझ रहे हो। 1/3 जा रहे हैं, 2/3 तो बच ही रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, पूरी बॉडी क्या हो रही है, डिसॉल्व थोड़ी हो रही है, बार बार रिप्लेनिश हो रही है। वही ना, आपने बकेट से पानी डाला, फिर बकेट भर दिया, बकेट से पानी हल्का सा निकाला, आधा निकाला, फिर भर दिया, तो वही क्या हो रहा है, राज्यसभा में हो रहा है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, परमानेंट बॉडी है, मतलब ये डिसॉल्व नहीं हो सकती, ठीक है। आगे देखते हैं हम, लोकसभा देखते हैं। लोकसभा देखो, नॉट अ परमानेंट बॉडी, इट कैन बी डिसॉल्व। मैंने कहा था लोकसभा को डिसॉल्व कर सकते हैं, और लोकसभा को कौन डिसॉल्व करता है, पहले मुझे ये बताओ। पहले के लेक्चर्स देख के आए हो तो अब देखते ही पता चल जाएगा होगा कि लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को रिकमेंड कौन करता है? पीएम, हेड ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स। इससे डिसॉल्व होती है लोकसभा। समझ में आ गया? अब इसमें और चीजें क्या है, डिसॉल्व 2 तरीके से होती है, या तो उसका टर्म एंड हो जाता है तो वो डिसॉल्व हो जाती है, ठीक है, या प्रेसिडेंट उसको डिसॉल्व कर सकता है। और अगर प्रेसिडेंट इसको डिसॉल्व करता है बाय द ऑर्डर ऑफ पीएम, हेडेड बाय पीएम हु इज हेडिंग द कैबिनेट मिनिस्टर, तो क्या वो लॉ में चैलेंजिंग है कि क्यों डिसॉल्व हुई, चलो कोर्ट में इसको चैलेंज करते हैं, व्हाई इट इज डिसॉल्व? नो, इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। क्या? विच कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट। देखो ज्यादातर जो पार्लियामेंट के मैटर्स होते हैं वो इस तरीके से रखे जाते हैं कि वो कोर्ट में चैलेंजेबल ना हो, ठीक है, कि पार्लियामेंट का मैटर है, हमारे घर का मैटर है, हम खुद सुलझाएंगे। क्या? हम खुद सुलझाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे ड्यूरेशन ऑफ राज्यसभा एंड लोकसभा। इंपॉर्टेंट था, देख लो एक बार, ठीक है। चलो अब होते हैं हम मेंबरशिप, ठीक है, ठीक है। मेंबरशिप कि अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर बनते हो, ये दोनों का है, लोकसभा, राज्यसभा, पार्लियामेंट। अगर आप पार्लियामेंट के मेंबर बनते हो तो आपको क्वालिफिकेशन कैसे होगी, और अगर आप मेंबर बन गए हो तो आप डिसक्वालीफाई कैसे होंगे। तो पार्लियामेंट के मेंबर बनने के लिए आपको क्या चाहिए, सबसे पहले बेसिक चीज क्या है कि आप एक सिटीजन होने चाहिए ऑफ इंडिया, आप सिटीजन हो इंडिया के। और क्या होना चाहिए कि आपने सब्सक्राइब करी हो ओथ को, ठीक है। और मिनिमम एज होनी चाहिए राज्यसभा की 30 और 25 लोकसभा की, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि इंडिया को ऑब्सेशन है थोड़ा एज से लेकर, ठीक है। इंडियंस को ये लगता है कि भाई जितनी एज होगी उतना इंसान क्या होगा, दिमाग से
यू नो व्हाट वी से तेज होगा, चीज़ों को हैंडल कर पाएगा, बट आई डोंट थिंक ऐसा कुछ है, राइट। आई हैव सीन मैनी 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 पीपल जो बहुत छोटी उम्र में इतना दिमाग लेके चलते हैं, राइट। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि इतना कोई एज होना चाहिए। तो मिनिमम एज कितनी बताई है राज्यसभा की, 30 बताई है, और 25 बताई है लोकसभा की, ठीक है। एज डिफरेंस भी याद रखना। लोकसभा की कम क्यों बताई, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं और यंग लोग आप देखेंगे आजकल इलेक्शंस कंडक्ट करते हैं, 24-25 वाले जो करते हैं, तो लोकसभा में 25 आ गए, और राज्यसभा के राज्य को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो थोड़ा और मैच्योर होना चाहिए, इसलिए उसको रखा गया 30 ईयर्स, ठीक है। चलो अब देखते हैं डिस्क्वालिफिकेशन, ठीक है, कि कैसे मेंबर बनने के बाद वापस से डिस्क्वालीफाई हो सकता है, नॉन मेंबर बन सकता है, ठीक है। सबसे पहले तो क्या होगा, डिस्क्वालिफिकेशन 2 तरीके से होगी, ठीक है। एक तो इस तरीके से और एक इस तरीके से, ठीक है। फर्स्ट तरीका क्या है कि अगर उसने कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा तो वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। देखो, यू आर ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, आप एक सॉवरेन जगह पे हो, राइट, आप एक हायर अथॉरिटी पे हो, यहाँ पे लालच की जगह नहीं है, तो आपने ऑफिस ऑफ प्रॉफिट रखा तो आप डिस्क्वालीफाई हो सकते हो, ठीक है। और क्या है, अनसाउंड डिक्लेयर कर दिया है किसने, कोर्ट ने। कौन डिक्लेयर कर रहा है, कोर्ट डिक्लेयर कर रहा है कि द पर्सन इज अनसाउंड माइंडेड, ठीक है। और देखते हैं, नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया, यही देगा क्वालिफिकेशन ही क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया है। अगर नॉन सिटीजन हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। मतलब मान लो मैंने सिटीजनशिप चैप्टर पढ़ाया था कि कैसे आपकी सिटीजनशिप लॉस हो सकती है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट था वो, ये देखना एक बार लेक्चर्स में जाके। उससे अगर आपकी सिटीजनशिप लॉस हो गई है, ठीक है, जैसे कि आपने कोई और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली, ऑटोमेटिकली डिसॉल्व हो गई, आपने कोई फ्रॉडलेंट कर लिया, आपने इंडिया के खिलाफ कोई चीज़ करी, तो आप क्या हो गया, नॉन सिटीजन बन जाओगे। तो अगर आप वो बन गए तो आप पार्लियामेंट के मेंबर नहीं रह सकते। तो ये सारे क्राइटेरिया मैंने उस लेक्चर में पढ़ाए हैं, ठीक है। अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, आपको कंगाल घोषित कर दिया गया है, ठीक है। तो अगर आप इन सारी सिचुएशन में हो तो आप ऑटोमेटिकली क्या हो जाओगे, पार्लियामेंट के मेंबर से हट जाओगे, कैंसिल हो जाएगी आपकी मेंबरशिप। बोलो पेंसिल, आपकी मेंबरशिप कैंसिल यहां पर हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, ठीक है। स्पीकर, हाँ, ठीक है। अब देखो डिफेक्शन क्या होता है। डिफेक्शन का मतलब आपको सिंपल सी चीज़ ये बताती हूँ, जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं उनको एक जगह पे एक स्ट्रांग होल्ड रखना पड़ता है इन ऑर्डर कि वो देख सके कि हम मेजॉरिटी और हम क्या है, यूनिफाइड है, ठीक है। और पार्लियामेंट में क्या होता है, टसल होते हैं। आप पार्लियामेंट मीटिंग्स वगैरह देखोगे आपको पता चलेगा कि किस तरीके से वहाँ पे चप्पलें उड़ रही हैं, कैसे टसल हो रहा है, ठीक है। तो उसी टाइम पे अगर कोई भी पार्टी का मेंबर है वो एंटी डिफेक्शन कर देता है, मतलब कुछ भी तरीके से वो पार्टी को डिसलॉयल्टी दिखा देता है और पॉलिटिकल पार्टीज को क्या कर देता है, डिसलॉयल्टी दिखा दिया, या मान लो कि व्हाट वी से, जो पॉलिटिकल पार्टीज का जो स्ट्रक्चर है उसको डगमगा दिया किसी एक मेंबर ने, तो उसको डिसक्वालीफाई कर सकते हैं अंडर एंटी डिफेक्शन, ठीक है। इसको इस तरीके से समझो, ठीक है। इसको अगर मैं व्हाट वी से इंग्लिश में एक तरीके से अगर डेफिनेशन देखे तो डेफिनेशन देखो कि 10th शेड्यूल में डिफाइन है, ठीक है। और ये डिसाइड कौन करता है एंटी डिफेक्शन, ये तो आपको पता ही है। मैंने क्या बोला था, पार्लियामेंट के मसले पार्लियामेंट ही सुलझाता है। अगर एंटी डिफेक्शन किधर हो रहा है, लोकसभा में हो रहा है तो स्पीकर देखेगा क्योंकि हेड है वो, और अगर वो राज्यसभा में हो रहा है तो चेयरमैन देखेगा। स्पीकर और चेयरमैन का भी देखेंगे अपन पूरा, ठीक है। तो एंटी डिफेक्शन अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का इंसान है जो कोई पॉलिटिकल पार्टी को डिसलॉयल्टी दिखाता है या उसको गड़बड़ाता है, तो डिफेक्शन के थ्रू उसको हम निकाल देंगे। बोलते हैं ना कि एक अनार 100 बीमार वाली चीज़ आ जाती है कि एक अनार 100 बीमार है, भाई ये तो अनार बीमार है, इसको निकालना ज़रूरी है, ठीक है। तो वैसे ही वो निकालती है, और उसका डिसीजन कौन लेता है, स्पीकर या चेयरमैन। स्पीकर किस में, लोकसभा में, चेयरमैन किस में, राज्यसभा में, ठीक है। तो इसका देखो एक और चीज़ कैसे होता है एंटी डिफेक्शन। इफ वॉलंटरी गिव ऑफ मेंबरशिप, if nominated member join any expiry of 6 months of any political party, if any independent member joins any political party, ठीक है। अब देखो एक सेकेंड,
ठीक है। वॉलंटरी गिव अप मेंबरशिप, ठीक है। अब आप पार्लियामेंट में सिलेक्ट हो गए हो और आपने वॉलंटरी बोला कि मैं यहाँ पे अब रिजाइन करता हूँ। अब आपको लग रहा होगा ठीक है यार, एक इंसान ने रिजाइन ही तो किया है, क्या इसमें क्या गलती हो गई, क्या हो गया इसमें, इससे पॉलिटिकल पार्टी को क्या नुकसान है, बेचारे ने तो खुद ही खुद रिजाइन कर दिया। देखो, पार्लियामेंट में चलती है मेजॉरिटी। क्या चलती है? मेजॉरिटी चलती है। एक भी इंसान अगर रिजाइन कर देता है, क्या कर देता है, एक भी इंसान अगर रिजाइन कर देता है तो क्या होता है, एक भी इंसान अगर रिजाइन कर देता है तो पॉलिटिकल पार्टी अनस्टेबल हो जाती है। उनका क्या होता है, मेजॉरिटी डगमगा जाती है। क्या? मेजॉरिटी डगमगा जाती है भाई पॉलिटिकल पार्टीज की। तो अगर कोई वॉलंटरी भी रिजाइन कर रहा है तो वो भी डिफेक्शन के अंदर काउंट होता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल पार्टी को डगमगा रहा है। ठीक है, तो इसलिए ये तीनों रीजन देख लो। अगर वो वॉलंटरी गिव अप कर रहा है उसकी मेंबरशिप, तब भी पॉलिटिकल पार्टी डगमगा रही, उनकी मेजॉरिटी कहीं ना कहीं वीक हो रही है। ठीक है। और नॉमिनेटेड मेंबर जॉइंस आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ एंड एनी पॉलिटिकल पार्टी। नॉमिनेट करते हैं, मैंने कहा था प्रेसिडेंट करते हैं, राइट, प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, एग्जैक्टली। तो जब प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और 6 महीने का उनको टाइम मिलता है कि वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर ले, लेकिन अगर वो 6 महीने में ज्वाइन नहीं करते, 6 महीने के बाद ज्वाइन करते हैं, तो भी उनको डिफेक्शन में हटा दिया जाएगा। या अगर कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, उसने ज्वाइन कर ली पार्टी, तो भी उनको डिफेक्शन के अंदर हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया? ये सारे क्राइटेरिया हैं। और देखो, एक और चीज उसके अंदर है, इन 1992 सुप्रीम कोर्ट रूल दैट द डिसीजन ऑफ द चेयरमैन स्पीकर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। अब देखो, मैंने कहा था कि पार्लियामेंट के डिसीजन पार्लियामेंट के पास रहते हैं, इसलिए स्पीकर और चेयरमैन डिफेक्शन कर देते हैं। लेकिन क्या हो रहा था उस टाइम पे कि हम इंडिया क्या करते हैं, डेमोक्रेसी फॉलो अप करते हैं। ठीक है, जो भी रिप्रेजेंटेटिव है किसमें, पार्लियामेंट में, वो कहीं ना कहीं इंडियंस ने सिलेक्ट करे, हम लोगों ने उसको वोट करके यहाँ तक पहुँचाया है। ठीक है, पार्लियामेंट में हमने उसको वोट करके यहाँ पे पहुँचा दिया। ठीक है, अब अगर क्या करती हैं पॉलिटिकल पार्टीज कि कोई भी डिसीजन होगा और अगर वो कैंडिडेट उस पॉलिटिकल पार्टी के अंडर है, उसके अंडर काम कर रहा है, तो पॉलिटिकल पार्टी अगर वो उसके अंडर काम करके अपनी से रखता था, अपनी आवाज़ रखता था, पॉलिटिकल पार्टी उनको डिफेक्शन के अंडर हटा देती थी, निकाल देती थी। ठीक है, तो इसीलिए क्या होता था, स्पीकर और चेयरमैन का क्या हो गया, गुंडागर्दी शुरू हो गई। ठीक है, जो मेजोरिटी पार्टीज थी वो अपने ही लोगों को भी निकाल देती थी, अपोजिशन पार्टीज के लोगों को भी इसी के अंडर क्या कर देती, हटा देती थी, डिफेक्शन में निकालो निकालो। तो इसलिए ये इशू थोड़ा बढ़ता गया, गुंडागर्दी चल गई फिर राज्य चेयरमैन की और स्पीकर की। ठीक है, तो इसीलिए क्या हुआ, जुडिशरी ने बोला कि भाई जो ये डिसीजन है किसका, क्या डिफेक्शन का, वो भी जुडिशियल रिव्यू में हम डाल देते हैं। इसमें जुडिशियल रिव्यू में हम डाल देते हैं। ठीक है, रूल्स एंड डिसीजन ऑफ द चेयरमैन स्पीकर इज सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू। तो 1992 में ये बोल जाएगा कि ये गुंडागर्दी थोड़ी कम करते हैं और इसको भी जुडिशियल रिव्यू में डिसीजन डाल देते हैं। तो समझ में आ गया आपको किस तरीके से मेंबरशिप आप ले सकते हो और मेंबरशिप आप खो भी सकते हो। ठीक है, ये वेरी शॉर्ट वे में हमने आपको बहुत इजीली चीज़ें समझा दी। ठीक है, अब हम आगे और पढ़ेंगे कि पार्लियामेंट में और क्या चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले हम पार्लियामेंट में समझेंगे ऑफिसर्स क्या क्या हैं पार्लियामेंट के अंदर। ठीक है, ऑफिसर्स क्या क्या हैं, लोकसभा में कौन है और राज्यसभा में कौन है। देखो, लोकसभा में कौन है, स्पीकर है, डेप्यूटी स्पीकर है और पैनल ऑफ चेयरपर्सन है। मतलब जो मेन है वो होता है स्पीकर, मेन होता है स्पीकर। अगर स्पीकर क्या है, वो अगर एब्सेंट है या वो वैकेंट है तो डेप्यूटी स्पीकर प्रेजाइड करता है। क्या? डेप्यूटी स्पीकर प्रेजाइड करता है। और अब मानो कि अगर स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों ही एब्सेंट हैं, याद वर्ड हमेशा ध्यान रखना, मैं बोल रही हूँ एब्सेंट, वैकेंट नहीं बोल रही, बताऊंगी मैं दोनों में फर्क क्यों कर रही हूँ। क्या? एब्सेंट है, मतलब मान लो कि आज नहीं आए कल आएंगे, कल नहीं परसों आएंगे, दोनों, कौन, स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर दोनों। तो अगर वो एब्सेंट है, आज नहीं कल आ जाएंगे या किसी छुट्टी पे गए हैं, तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स होती हैं, ग्रुप होता है, वो रिजाइड करता है किसमें, लोकसभा में। ठीक है, वो देखते हैं लोकसभा की एक्टिविटीज, वो लीड करता है लोकसभा को। समझ में आ गया लोकसभा का? इसको अभी समझना नहीं है, अभी इसको और डिटेल में पढ़ेंगे आगे, पहले बस देख लो ऊपर से। ठीक है, राज्यसभा देखो, राज्यसभा का मेन कौन है, चेयरमैन है। कौन होता है चेयरमैन? पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में, वाइस प्रेसिडेंट होता है चेयरमैन राज्यसभा का। ठीक है, और एक डेप्यूटी चेयरमैन होता है, कि मतलब अगर चेयरमैन एब्सेंट है, वैकेंट है, इधर वैकेंट भी हो सकता है। ठीक है,
तब डेप्यूटी चेयरमैन यहाँ करेगा। लेकिन अगर चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन सिर्फ एब्सेंट, वैकेंट नहीं, सिर्फ एब्सेंट है, एब्सेंट मतलब आज नहीं आया तो कल तो आ जाएंगे, ठीक है, एब्सेंट, तब पैनल ऑफ वाइस चेयरमैन रूल मतलब रूल संभालेंगे, ठीक है, वो हेड करेंगे एब्सेंट में सिर्फ। तो अगर पैनल देखे, पैनल ऑफ चेयरपर्सन और पैनल ऑफ वाइस चेयरपर्सन, ये तो ये दोनों जो पैनल है ये तभी आएंगे जब ये जो दोनों पोस्ट है इनके ऊपर की वो एब्सेंट होगी। क्या होगी? एब्सेंट होगी, वैकेंट नहीं, ओनली एब्सेंट। वैकेंट होगी तो उस टाइम पे कौन प्रेजाइड करेगा वो देखेगा कौन? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो अपॉइंट करेगा जब वैकेंट होगी दोनों पोस्ट, तब लोकसभा में और राज्यसभा में, ठीक है। अगर एब्सेंट है तो पैनल संभालेगा, और अगर वैकेंट है दोनों तो कौन संभालेगा? प्रेसिडेंट वहां पे रूल देगा कि मुझे लगता है कि ये पर्सन ये पोस्ट संभाल सकता है जब तक ये पोस्ट वैकेंट है, जब तक री इलेक्शन नहीं होते हैं। तो आप समझ में आया वर्ड का गेम? क्वेश्चन में कभी भी दे दिया एब्सेंट वैसेंट एब्सेंट और वैकेंट, पैनल ऑफ चेयरपर्सन विल डू इट। नो, वर्ड्स को समझो, एब्सेंट है तभी पैनल जाएगा, अगर वैकेंट है तो प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेगा पर्सन को, वो उधर क्या करेगा? प्रिजाइड करेगा। समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट है, वापस से आगे भी और बताती हूँ। अब देखो स्पीकर का देखते हैं, हम इनको तोड़ते हैं अपन, ठीक है। किसको तोड़ रहे हैं? लोकसभा में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है? स्पीकर है। तो चलो स्पीकर देखते हैं, स्पीकर के बारे में हमें क्या क्या चीजें पता होनी चाहिए। स्पीकर क्या है? द हाउस इलेक्ट्स इट्स प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स बाय ए सिंपल मेजॉरिटी, ठीक है। हाउस है हमारा, लोकसभा है, सिंपल मेजॉरिटी से क्या करेंगे? स्पीकर को सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी मतलब बताया था टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी, प्रेजेंट एंड वोटिंग। जो लोग वहां प्रेजेंट है, वोटिंग है, उसका मेजॉरिटी है, तो उससे क्या हो जाएगा? हाउस सेलेक्ट कर देगा किसको? स्पीकर को। अपने ही उसमें से एक स्पीकर आ जाएगा, ठीक है। इवन इफ लोकसभा इज डिसॉल्व द स्पीकर रिमेन्स इन हिज ऑफिस टिल द फर्स्ट मीटिंग। अगर लोकसभा डिसॉल्व होती है, लोकसभा के सारे मेंबर्स हट जाएंगे, लेकिन लोकसभा का स्पीकर नहीं हटेगा जब तक नहीं न्यू लोकसभा नहीं बनता, और उसकी फर्स्ट मीटिंग तक वो रहेगा। समझ में आ गया? समझ में आ गया इसका सीन, ठीक है। चलो अब इसका रिमूवल देखते हैं, ठीक है। उसको इलेक्ट तो कर लिया सिंपल मेजॉरिटी से लोकसभा वालों ने, रिमूव कैसे होगा? आर्टिकल 94, द हाउस कैन रिमूव द स्पीकर वाया 14 डे नोटिस बाय इफेक्टिव मेजॉरिटी, ठीक है, मोर देन 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ, दैट इज टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, ठीक है। अब हाउस देखो सिंपल मेजॉरिटी से तो उसको लेकर आ रहा है, लेकिन अगर उसको हटाएगा, क्योंकि देखो किसी पोस्ट को हटाना बहुत मुश्किल होना चाहिए, क्यों? क्योंकि क्या होगा, कोई भी स्ट्रॉन्ग अपोनेंट होगा वो उसका फायदा उठाएगा कि चलो उसको हटा के मैं अपना सिक्का वहां रख दूं, ठीक है। तो इसलिए आप देखोगे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी थोड़ा डिफिकल्ट रखा गया था, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड रखना भी डिफिकल्ट बनाया गया, तो वैसे ही स्पीकर को भी हटाना, ठीक है, वो थोड़ा डिफिकल्ट बनाया गया, ठीक है। कैसे? द हाउस कैन रिमूव द स्पीकर वाया 14 डे नोटिस, उसको 14 दिन का नोटिस देना पड़ेगा स्पीकर को पहले, ठीक है, कि आपको निकाला जा रहा है, 14 दिन पहले नोटिस देना पड़ेगा। फिर एक इफेक्टिव मेजॉरिटी लगेगी, मतलब 50% से ज्यादा, किसकी 50% से ज्यादा? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, मतलब जो 550 स्ट्रेंथ है उसमें जितने लोग वैकेंट हैं, मतलब सीट खाली है, ये नहीं कि प्रेजेंट है कि नहीं है, एब्सेंट नहीं, वैकेंट, ठीक है, ये हटाकर 50% लोग बोलेंगे कि हाँ हटा दो स्पीकर को, तब ही स्पीकर हटेगा, ठीक है। कैन गिव रेजिग्नेशन टू डेप्यूटी स्पीकर, बताया था मैंने, रेजिग्नेशन या तो आप एक पोस्ट अप को देते हो, ठीक है, या एक पोस्ट आउट को देते हो, तो उसके नीचे किसकी है पोस्ट? डेप्यूटी स्पीकर की, ठीक है, तो वो डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देगा, ठीक है। तो स्पीकर की ये 2-3 चीजें ध्यान में रख लो, ठीक है। उसको इलेक्ट करा जाता है, इलेक्ट कैसे होता है? सिंपल मेजॉरिटी से होता है, लेकिन उसको निकाला किससे जाता है? इफेक्टिव मेजॉरिटी से। इफेक्टिव मेजॉरिटी क्या होती है? टोटल स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसीज, क्या? माइनस वैकेंसीज, ठीक है। रेजिग्नेशन किसको देता है? डेप्यूटी स्पीकर को। चलो अब देखते हैं इसके स्पीकर
कि क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, ठीक है। इसका इलेक्शन देख लिया, इसको निकालने का तरीका देख लिया, लेकिन स्पीकर जो एक लोकसभा का लीडर है उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी, राइट। तो उसकी क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्या उसकी पावर्स हैं, ठीक है, वो देखते हैं। डिसाइड द एजेंडा फॉर पार्लियामेंट्री मीटिंग, कोई भी पार्लियामेंट्री मीटिंग हो रही है, ठीक है ना, हमारी लोकसभा की हो रही है, ज्वाइंट मीटिंग हो रही है, तो उसके जो एजेंडा है वो कौन डिसाइड करता है, स्पीकर। और देखो, ही शी परमिट्स मोशन सच एज एडजॉर्नमेंट, नो कॉन्फिडेंस, सेंश्योर मोशन। ये टाइप्स ऑफ मोशन अभी मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको पढ़ाऊंगी, मतलब इसके आगे आने वाली स्लाइड्स में पढ़ाऊंगी, ठीक है। पर ये सोच लो कि जो भी मोशन यहाँ पे लगेगा, ठीक है, ये मोशंस लगते हैं जब मीटिंग्स चल रही होती है। ये मोशन के तहत क्या होता है, आप कोई अपनी इश्यूज वगैरह या चीज़ें वगैरह क्या होता है मीटिंग में लेके आते हो, क्योंकि ये मीटिंग बहुत ऑफिशियल मीटिंग होती है, हाई लेवल की मीटिंग नहीं होती है। ऐसा नहीं है कि आप 5 लोग बैठ गए, हाँ पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा, पहले मैं बोलूंगा। नो, देयर नीड्स टू बी मोशन, देयर नीड्स टू बी फॉर्मल प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग द मीटिंग, ठीक है। तो वो मोशन उस फॉर्मल प्रोसीजर को रखते हैं कि अभी ये मोशन चल रहा है तो अभी सिर्फ यही डिस्कशन चलेगा, इसी चीज पे बात होगी, अभी ये मोशन के अलावा कोई दूसरा मोशन बाद में आएगा। तो इस तरीके से फॉर्मल प्रोसीजर चलते हैं मोशन से, ठीक है। और उन मोशन को परमिट कौन देता है, स्पीकर, बिकॉज ही इज द हेड। तो वो जब तक स्पीकर परमिट नहीं देता तो मोशन नहीं लग सकता, ठीक है। और क्या है, 10 शेड्यूल डिस्क्वालीफाई मेंबर्स ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन, और डिफेक्शन का भी कौन देखता है, स्पीकर। दिखाया था ना, स्पीकर और चेयरमैन, तो डिफेक्शन का मैटर भी लास्ट से किसका होता है, स्पीकर का। और देखो, द चेयरमैन ऑफ ऑल पार्लियामेंट्री कमिटी आर नॉमिनेटेड बाय स्पीकर, जो चेयरमैन है किसके, पार्लियामेंट्री कमिटीज, वो भी हम अभी आगे पढ़ेंगे, पार्लियामेंट्री कमिटीज, टाइप ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटीज, उसके जो चेयरमैन होते हैं वो भी नॉमिनेट कौन करता है, स्पीकर करता है। अब देखा आपको कि स्पीकर के पास कितनी पावर्स है, ठीक है। और देखो, सर्व एज एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट ऑफ द इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, जो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप होता है इसका एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट कौन होता है, स्पीकर होता है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप भी अभी नेक्स्ट लेक्चर में पूरा आपको बताती हूँ क्या होता है इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप, ठीक है। तो इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप का एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट भी कौन होता है, स्पीकर होता है। तो ये इसकी क्वालिटीज हैं, ये इसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, ठीक है। इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप क्या होते हैं, डिफरेंट वेरियस काइंड ऑफ पार्लियामेंट्स ऑफ इंडिया ऑल्सो एज वेल एज आउट ऑफ इंडिया, फॉरेन पार्लियामेंट, इनसे जो कनेक्शंस होते हैं वो पार्लियामेंट्री ग्रुप्स के थ्रू होते हैं, राइट। तो उसको जो हेड करता है, जो प्रेसिडेंट होता है, वो भी स्पीकर होता है, ठीक है। चलो करें, ओके, हो गया, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारा पूरा डन है। चलो, अब आपको पता चला स्पीकर के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा, किस तरीके से इलेक्ट होगा, सिंपल मेजोरिटी से इलेक्ट हो गया है, लेकिन उसको निकाला कैसे जाएगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से निकाला जाएगा। और क्या है स्पीकर के बारे में, और क्या होना चाहिए कि लोकसभा डिसॉल्व हो जाएगा, लेकिन स्पीकर डिसॉल्व नहीं होगा जब तक नेक्स्ट मीटिंग नहीं होती है, ठीक है। और क्या है, रेजिग्नेशन किसको देंगे, डेप्यूटी स्पीकर को देंगे। और इनके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखिए हमने, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि जितने भी मोशन कंडक्ट होंगे वो इनकी प्रायर परमिट से होंगे, पार्लियामेंट्री जो मीटिंग्स होगी उनका एजेंडा ये डिसाइड करेंगे, ठीक है। और डिसक्वालीफाई ऑफ द मेंबर ऑन द मैटर ऑफ डिफेक्शन ये करेंगे। चेयरमैन है क्या, चेयरमैन है किसके, पार्लियामेंट्री कमेटी के, और एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है किसके, इंडियन पार्लियामेंट्री ग्रुप के, ठीक है। तो ये सारी चीजें क्लियर हैं। चलो नेक्स्ट देखते हैं और क्या है ये, और है ये, अब और क्या इनके अंदर रोल्स हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी और के पावर्स हैं। ये हेड है लोकसभा सेक्रेटेरिएट के, देखो बहुत सारी चीज़ों के हेड है, ये लिख लेना कि किसके हेड है, किस किसके एक्स ऑफिशियो प्रेसिडेंट है, रेजिडेंट है, क्या चेयरमैन है, ठीक है। चलो, हेड ऑफ द लोकसभा सेक्रेटेरिएट है, और क्या है, डिपेंड्स ओनली ऑन द स्पीकर टू रेफर एनी क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज टू द कमिटी ऑफ प्रिविलेज फॉर एग्जामिनेशन, इन्वेस्टिगेशन एंड रिपोर्ट, ठीक है। कमिटी ऑफ प्रिविलेजेस होती है, प्रिविलेजेस दिए जाते हैं किसको, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट को। प्रिविलेजेस का मतलब क्या होता है, पर्क्स, एडवांटेजेस, जो नॉर्मल सिटीजन्स को नहीं मिलते हैं वो एडवांटेजेस किसको मिलते हैं, पार्लियामेंट के लोगों को मिलते हैं। तो जो भी कमेटी होती है प्रिविलेज की, उसके ऊपर कोई भी क्वेश्चन रखना और उसको इन्वेस्टिगेट या रिपोर्ट मंगवा सकता है कौन, हमारे लोकसभा के स्पीकर, ठीक है। और कमिटी लाइक द बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, द जनरल पर्पस कमिटी एंड द रूल्स कमिटी वर्क डायरेक्टली अंडर हिज चेयरमैनशिप। तो 3 कमिटीज देखो, एक तो बिजनेस एडवाइजरी कमिटी, जनरल पर्पस कमिटी एंड रूल्स कमिटी, ठीक है। 3 कमिटीज किसके अंडर वर्क कर रही है,
चेयरमैनशिप ऑफ द स्पीकर। देखो अब स्पीकर कितनी पावरफुल पोस्ट है एक तरीके से, ठीक है, क्योंकि लोकसभा को पावरफुल बनाया गया है, क्योंकि लोकसभा क्या करिए, डायरेक्ट इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव को उसके अंदर रिप्रेजेंट करिए, मतलब पीपल ऑफ इंडिया, राइट। तो इसलिए लोकसभा का जो ये स्पीकर है उसको क्या करा गया है, पावरफुल बनाया गया है एज कंपेयर टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ठीक है। चलो एक क्या है, डिसाइड मनी बिल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है इनका, कि एक बिल मनी बिल है कि नहीं उसका डिसाइड भी कौन करता है, स्पीकर करता है, ठीक है। प्रिजाइड ओवर जॉइंट मीटिंग, जॉइंट मीटिंग मतलब राज्यसभा प्लस लोकसभा, अगर कोई भी ऐसा इश्यू आता है जिनमें दोनों में अनबन हो रही है, ठीक है, और उनको सुलझाया जा सकता है, उस बिल को एक्ट बनाया जा सकता है, तो एक जॉइंट मीटिंग रखी जाती है। और उस जॉइंट मीटिंग को कौन करता है, प्रिजाइड कौन करता है, हमारे स्पीकर, ठीक है, समझ में आ गया। तो स्पीकर के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, ये रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ठीक है, हेड है वो, क्या है स्पीकर का क्वेश्चन क्या है, प्रिविलेज का, ये देखते हैं। कमिटीज जो इनके अंदर वर्क करती है तीन, एडवाइजरी, जनरल कमिटी, रूल्स कमिटी, ये तीन कमिटी इनके अंदर करती है, ठीक है। मनी बिल डिसाइड करते हैं, जॉइंट मीटिंग में वो प्रिजाइड करते हैं, ठीक है। तो आई होप कि स्पीकर के ये, हाँ, ठीक है। अब हम स्पीकर तो हो गया, अब हम नेक्स्ट कौन था, डेप्यूटी स्पीकर, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट किसकी थी, डेप्यूटी स्पीकर, फर्स्ट एट स्पीकर, नेक्स्ट का कौन, डेप्यूटी स्पीकर। अब डेप्यूटी स्पीकर के बारे में देखो क्या क्या है, गिवन है, क्या क्या चीज आपको पता होनी चाहिए, वेरी सिंपल है। क्या है, इलेक्टेड बाय लोकसभा इटसेल्फ फ्रॉम अमंग्स इट्स मेंबर, ठीक है, लोकसभा खुद इसको इलेक्ट करते हैं, ठीक है। डेट ऑफ इलेक्शन फिक्स्ड बाय द स्पीकर, देखो पहले स्पीकर इलेक्ट होगा, ठीक है, पहले स्पीकर इलेक्ट हुआ, फिर उसने एक डेट दे दी इलेक्शन की कि इस इलेक्शन पे डेप्यूटी स्पीकर क्या होगा, सिलेक्ट होगा। तो वो डेट कौन देता है, स्पीकर देता है। आगे ही इज नॉट सबॉर्डिनेट टू स्पीकर, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द हाउस, तो ये सबॉर्डिनेट नहीं है स्पीकर के, ऐसे नहीं कह सकते ये स्पीकर का सबॉर्डिनेट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आ जाता है और अपन सोचते हैं हाँ यार डेप्यूटी स्पीकर तो सबॉर्डिनेट है स्पीकर का, नो, ये स्पीकर सबॉर्डिनेट नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल है हाउस के लिए, डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल टू स्पीकर नहीं है, ये हाउस को डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होता है, इसलिए ये क्या है, स्पीकर के नीचे काम नहीं करता, सबॉर्डिनेट नहीं है, ठीक है। ये सेकंड पोस्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, वन स्पेशल प्रिविलेज इनका, वेन एवर ही इज अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्री कमिटी ही ऑटोमेटिकली बिकम इट्स चेयरमैन, अगर कोई भी पार्लियामेंट्री कमिटी के ये मेंबर होते हैं तो उनके ये चेयरमैन ऑटोमेटिकली वहाँ के चेयरमैन बन जाते हैं। ये क्या है, इनका एक स्पेशल प्रिविलेज है जो डेप्यूटी स्पीकर को दिया गया है, ठीक है। तो हमने देख लिया स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, इनके प्रिविलेज देख लिया कि पार्लियामेंट्री कमेटी के क्या बन जाएंगे, ऑटोमेटिकली चेयरमैन बन जाएंगे, क्वेश्चन आ जाता है, ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखते हैं पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक है। अब स्पीकर सिलेक्ट हो गया, डेप्यूटी स्पीकर सिलेक्ट हो गया, डेप्यूटी स्पीकर को सिलेक्ट करने की डेट कौन देता है, स्पीकर। अब उसके नीचे जो उसके और आते हैं, थर्ड पोस्ट आती है पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक है। वो पैनल कैसे बनता है वो देखो, द स्पीकर नॉमिनेट फ्रॉम अमंग द मेंबर्स पैनल ऑफ नॉट मोर देन 10 चेयरपर्सन, एनीवन कैन प्रिजाइड इन एब्सेंस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर। यहाँ पे याद रखना एब्सेंस वर्ड, ठीक है, एब्सेंस में ही ये प्रिजाइड करेंगे, वेकेंट में नहीं करेंगे, ठीक है। एब्सेंट में रिजाइड करेंगे, वेकेंट में कौन करता है, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि कौन प्रिजाइड करेगा, ठीक है। वेकेंट में कौन डिसाइड करेगा, प्रेसिडेंट, ठीक है। और एब्सेंट में कौन रिजाइड करेगा, चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा, ठीक है। बट व्हेन द ऑफिस ऑफ स्पीकर डेप्यूटी स्पीकर इज वैकेंट द ड्यूटीज आर परफॉर्म बाय सच मेंबर दैट इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, ठीक है। मैंने बताई दी ये चीज कि अगर वैकेंट है, ठीक है, एब्सेंट में तो ये कर लेंगे, क्या एब्सेंट में तो ये करेंगे, लेकिन अगर वैकेंट है मतलब अब वो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो सीट है वो खाली हो गई है, तो उसको किस तरीके से कौन रिजाइड करेगा वो प्रेसिडेंट देखेगा जब तक कि री इलेक्शन नहीं होता, ठीक है। तो पैनल ऑफ चेयरपर्सन ऑफ लोकसभा भी हमने यहाँ पे फिनिश कर दिया, तीनों देख लिया हमने, तीनों देख लिया, ठीक है। हमने स्पीकर देख लिया, स्पीकर के रोल्स देख लिए, ठीक है। फिर हमने डेप्यूटी स्पीकर देख लिया, फिर हमने पैनल ऑफ चेयरपर्सन्स ऑफ लोकसभा देख लिया। तो तीनों पोस्ट जो थी लोकसभा की वो हमने यहाँ पे देख ली है। अब हम जाएंगे किस पे, राज्यसभा की पोस्ट पे जाएंगे, ठीक है।
तो राज्यसभा का मेन हेड कौन होता है? लेट मी हैव अ लिटिल वाटर ब्रेक, क्योंकि ये लेक्चर थोड़ा लंबा ही हो रहा है। एक सेकेंड। ओके, वी गो। रिचार्ज रिचार्ज रिचार्ज, यू ऑल्सो रिचार्ज। वो मत हो, बोरिंग मत हो, ठीक है? रिचार्ज हो, बहुत इंपॉर्टेंट है लेक्चर ये, ठीक है? अब हम किस पे आ रहे हैं? किस पे आ रहे हैं हम? अब हम राज्यसभा के पोस्ट पे आ रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट अथॉरिटीज है राज्यसभा की। सबसे पहले अथॉरिटी आती है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। तो पहली चीज ये सुनना कि लोकसभा का जो स्पीकर है उसके पास इतनी पावर नहीं है जितनी चेयरमैन ऑफ राज्य, क्या उसके पास ज्यादा पावर है एज कंपेयर टू चेयरमैन ऑफ राज्यसभा? क्यों है? मैंने आपको पहले भी बताया और अभी भी वापस रिपीट करती हूँ कि लोकसभा में डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, ठीक है? उसमें डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल ऑफ इंडिया होता है। और अगर आपने देखा होगा तो पीपल ऑफ इंडिया इज द आउटमोस्ट इंपॉर्टेंट पावर, ठीक है? वही होल्ड करती है पावर, ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशन में साफ साफ लिखा हुआ है वी द पीपल ऑफ इंडिया इन द प्रियम्बल, राइट? तो पीपल के अंदर पावर रिप्रेजेंट है और पीपल को डायरेक्ट रिप्रेजेंट कौन करता है? लोकसभा करता है। तो लोकसभा का जो स्पीकर है वो ऑटोमेटिकली क्या करता है? मोस्ट पावर ग्रैब करता है, ठीक है? ये दिमाग में रखना। तो जो राज्यसभा है उसमें क्या होता है? इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, उसमें पीपल ऑफ इंडिया डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते, इसलिए चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास थोड़ी कम पावर्स होती है एज कंपेयर टू लोकसभा स्पीकर, ठीक है? तो वही हम देखते हैं। द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द एक्स ऑफिशियल चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा। जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट बन गए तो वो घोषित हो जाएंगे कि वो चेयरमैन है राज्यसभा के, ठीक है? He can be removed from his office only if he is removed from the office of the vice president, ठीक है? उनके लिए ऐसा प्रोसेस नहीं है कि उनको रिमूव करने के लिए चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा को रिमूव करा जाए, नहीं, वो रिमूव होंगे एज अ पोजीशन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो चेयरमैन इज नॉट द मेंबर ऑफ द हाउस, और जो चेयरमैन है वो मेंबर नहीं है राज्यसभा के। जैसे कि लोकसभा के मेंबर थे कौन? स्पीकर, मेंबर ने मेंबर में से सिलेक्ट करा, लेकिन ये मेंबर नहीं होते हैं राज्यसभा के, ठीक है? क्योंकि ये क्या होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, ठीक है? चेयरमैन के बारे में आई होप इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, और इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट का जो लेक्चर था ना, इससे पहले जो लेक्चर्स हुए हैं वाइस प्रेसिडेंट का लेक्चर हुआ है, ठीक है? वाइस प्रेसिडेंट का जो लेक्चर हुआ है वो प्लीज़ एक बार जाके देखो। उसके बाद आप इसमें आओगे तो आपको पता चलेगा कि इतना कुछ है नहीं इसके अंदर। वाइस प्रेसिडेंट भी बहुत छोटा सा एक है सेगमेंट, वो जाके पढ़ो, अपने आप आपको पता चल जाएगा कि चेयरमैन ऑफ राज्यसभा का क्या रोल है और कितनी उसके अंदर पावर्स ग्रांटेड है, ठीक है? और मैं तो आपको बता रही हूँ कि पावर्स उनके पास कम से कम है, ठीक है? चेयरमैन ऑफ राज्यसभा के पास। अब चेयरमैन के पास इतनी कम पावर तो डेप्यूटी चेयरमैन के पास भी इतनी पावर्स नहीं होगी, क्योंकि राज्यसभा इट्स, अब देखो, लेकिन डेप्यूटी चेयरमैन में क्या है कि जो डेप्यूटी चेयरमैन है वो मेंबर होता है राज्यसभा का, खुद में से सिलेक्ट होते हैं, वो मेंबर्स में से सिलेक्ट होते हैं, इलेक्टेड बाय राज्यसभा इटसेल्फ अमंग्स इट्स मेंबर्स। ही इज सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, ही इज डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल टू द राज्यसभा, ठीक है? वापिस से पढ़ो, ही इज नॉट सबऑर्डिनेट टू द चेयरमैन, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा था डेप्यूटी स्पीकर सबऑर्डिनेट नहीं है स्पीकर के, क्योंकि वो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। वैसे भी ये भी सबऑर्डिनेट नहीं है चेयरमैन से, ये भी डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल है किसको? राज्यसभा के लिए, ठीक है? और फिर इसके बाद आता है पैनल, ठीक है? पैनल भी कब चूज होते हैं? चेयरमैन नॉमिनेट्स अमंग द मेंबर्स हु कैन प्रेजाइड द हाउस इन द एब्सेंस ऑफ चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन। अब देखो पैनल कब प्रेजाइड करेगा? एब्सेंस, वापस से नाम याद दिलाऊं, एब्सेंस पे करेगा। लेकिन अगर वो वैकेंट होगा, क्या होगा? वैकेंट होगा, खाली कुर्सी, चेयर एम्प्टी, ठीक है? खाली है, री इलेक्शन होना जरूरी है, तब कौन डिसाइड करेगा? कि कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है? तो दो वर्ड्स का हमेशा खेल याद रखना, अगर एब्सेंस है मतलब आज है कल तो वापस आएगा ही, तो कौन डिसाइड कर रहा है? चेयरमैन ऑफ पैनल उसमें रिजाइड कर रहे हैं, ठीक है? वो देख रहे हैं सारा ऊपर जो भी चल रहा है राज्यसभा के बारे में। लेकिन अगर वो क्या है, क्या है? वैकेंट है, मतलब अब वो चेयर खाली हो गई है, तो वैकेंट होने के बाद क्या कर रहे हैं? हमारे री इलेक्शंस भी होने के पॉसिबिलिटीज़ हैं, ठीक है? मतलब हैं ही, पॉसिबिलिटीज़ कहते हैं हैं ही, तो उसको कौन करेगा? प्रेसिडेंट उसको देखेगा, ठीक है? तो समझ में आ गया आपको ये तीन पोजीशंस। पहले हमने लोकसभा देखा, लोकसभा के बारे में हमने देखा
फिर उसके बाद हमने देखा उसके अंदर पोस्ट है स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर और उसके व्हाट वी से पैनल। तो हमने वो तीनों चीज़ें देख ली। फिर हमने राज्यसभा पे आए, राज्यसभा पे हमने देख लिया कि चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और उसका पैनल। ठीक है, ये तीनों चीज़ें हमने यहाँ पे क्लियर आउट कर दी है। कुछ वर्ड्स हैं वो याद रखना, वो कभी भी आगे फंबल होके आपको पूछ लेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब लीडर्स ऑफ द हाउस देखते हैं। ठीक है, कि कौन से लीडर्स कौन से हाउस में हैं। ठीक है, लीडर्स ऑफ द हाउस जो प्रेजेंट होते हैं, लीडर्स आपको पता ही है। सबसे पहले तो क्या होता है, जो मेजॉरिटी पार्टी का लीडर होता है, एक तो वो होता है और एक अपोजिशन पार्टी का लीडर होता है। मेनली पार्लियामेंट में दोनों लीडर्स को ज़्यादा स्पेसिफाई किया गया है। सो लेट्स गो एंड लेट्स रीड इट। ओके, मेरी आंखों में यार, फिक्स। ओके, लीडर ऑफ द हाउस। ठीक है, एक होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। ठीक है, लोकसभा का लीडर कौन होता है? ऑब्वियसली लोकसभा डायरेक्ट इलेक्टेड है। क्या है लोकसभा? डायरेक्ट इलेक्टेड है। डायरेक्ट इलेक्टेड का मतलब क्या है? मेजॉरिटी पार्टी इसके अंदर रूल करेगी। और मेजॉरिटी पार्टी का जो लीडर होता है वो कौन होता है? पीएम। तो लोकसभा का लीडर भी कौन होगा? पीएम, प्राइम मिनिस्टर। इसके बारे में पूरा लेक्चर पहली वीडियोज में है, जाके देखो, इंपॉर्टेंट है। और क्या है? राज्यसभा का जो लीडर ऑफ द हाउस होगा वो कौन होगा? वो नॉमिनेट भी कौन करेगा? पीएम करेगा, क्योंकि यहाँ पे मेजॉरिटी किसकी है? पीएम की है। लीडर कौन है मेजॉरिटी का? पीएम। ठीक है, लीडर ऑफ द अपोजिशन। अब देखो दो हाउस होते हैं, एक तो लीडर ऑफ द हाउस, एक तो हो गया पीएम। ठीक है, क्योंकि वो क्या है? मेजॉरिटी पार्टी का लीडर है। ठीक है, और अगर राज्यसभा का भी अगर देखें तो उसको नॉमिनेट भी कौन करेगा? पीएम करेगा, कि लीडर कौन बनेगा हाउस का। ठीक है, तो आउटमोस्ट देखें तो ज्यादातर पावर किसके पास आ गई है? पीएम के पास आ गई है। नेक्स्ट अपन देखते हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन। ठीक है, जो अपोजिशन है वो भी एक लीडर का रोल करता है, क्योंकि वो प्रोवाइड करता है एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। क्या प्रोवाइड कर रहा है वो? एक ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, ये देखो लीडर ऑफ द अपोजिशन क्या प्रोवाइड कर रहा है? ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट। ठीक है, ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, और ये शेडो बन के रहता है किनकी? जो लीडर्स जो यहाँ पर व्हाट वी से कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनिस्टर्स हैं, उनको चेक करता रहता है, उनकी शेडो बन के रहते हैं अपोजिशन पार्टीज। ठीक है, तो उनका लीडर रखना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। तो 1/10 सीट जिसकी हाउस की होगी, ठीक है, उसको हम क्या मान लेंगे? लीडर ऑफ द अपोजिशन मान लेंगे। और ये वर्ड कहाँ पे प्रेजेंट है? ये प्रेजेंट है रूल्स ऑफ द हाउस में, ये प्रेजेंट है। ठीक है, रूल्स ऑफ द हाउस। इससे पहले हमने ये टर्म पढ़ा है, तो आप ये मत बोलना कि क्या होता है ये टर्म। ठीक है, मैं चाहती हूँ कि आप सारे लेक्चर्स देखो, इसलिए मैं आपको रूल्स ऑफ द हाउस का वर्ड का मीनिंग नहीं बताऊंगी। ठीक है, आप पूरे लेक्चर्स देखो। ठीक है, तो अब 1/10 ऑफ सीट्स ऑफ द हाउस जिसके पास होंगे उसको हम लीडर ऑफ द अपोजिशन घोषित कर देंगे। उनको हमने विनर मान लिया कि आप लीडर ऑफ द अपोजिशन है, क्योंकि ऑल्टरनेटिव गवर्नमेंट प्रोवाइड करते हैं, प्लस ये एक तरीके से शेडो बन के रहते हैं कि जो अभी रिसेंटली पावर में गवर्नमेंट है वो कोई गलती ना कर दे। ठीक है, समझ में आ गया? तो लीडर्स इन द पार्लियामेंट हो गया हमारा यहाँ फिनिश। चलो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट डिवाइसेस ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग। मैंने कहा था कि अब हम डिवाइसेस पढ़ेंगे। ठीक है, वही अब आप डिवाइसेस पढ़ेंगे, कौन टाइप के डिवाइसेस होते हैं जो यूज होते हैं पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स में, मीटिंग्स में। क्योंकि जो पार्लियामेंट्री मीटिंग्स होती है इज वन ऑफ द हाईएस्ट मीटिंग ऑफ इंडिया, राइट। इंडियन गवर्नमेंट की हाईएस्ट मीटिंग्स होती हैं। इट इज़ अ फॉर्मल मीटिंग, ऐसे ही इनफॉर्मल मीटिंग्स नहीं होती। इसको कंडक्ट करने के लिए प्रॉपर प्रोसीडिंग्स होनी चाहिए, प्रॉपर डिवाइसेस इसके अंदर यूज होते हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से डिवाइसेस है जो इस प्रोसीडिंग में यूज होते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, तो हमने स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उसके वो कर लिए, पैनल कर लिया। फिर हमने चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन और उसका पैनल कर दिया। हमने पार्लियामेंट क्या होता है वो देख लिया, पार्लियामेंट के मेंबर्स कैसे सिलेक्ट होते हैं, क्वालिफाई डिसक्वालीफाई देख लिया। ठीक है, अब हमने पार्लियामेंट के जो लीडर्स थे वो भी हमने देख लिया कौन से होते हैं। एक लीडर पीएम होता है, एक लीडर ऑफ द अपोजिशन होता है। लीडर अपोजिशन
इनको क्या चाहिए होते हैं 1/10 होनी चाहिए होती है सीट्स, ठीक है। अब हमने ये सारा पार्लियामेंट का पूरा ये आउटलुक देख लिया। अब पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है, क्या चल रही है, पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग्स चल रही है। तो जब प्रोसीडिंग्स चलती हैं, ठीक है, जब मीटिंग्स चल रही हैं, तो उसके अंदर कुछ डिवाइसेस यूज होते हैं, वो हम देखेंगे। तो कौन कौन से डिवाइसेस यूज होते हैं? सबसे पहले एक डिवाइस होता है क्वेश्चन आर। क्या? क्वेश्चन आर, नाम से ही देख लो क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। जो भी फर्स्ट पार्लियामेंट्री मीटिंग होगी उसका पहला घंटा होगा, क्या पहला घंटा होगा, उसको हम क्या बोलेंगे? क्वेश्चन आर बोलेंगे। क्या? क्वेश्चन आर बोलेंगे। और उस क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन टाइप्स होते हैं वो देखो। सबसे पहले होता है स्टार्ड क्वेश्चन। स्टार्ड क्वेश्चन मतलब ये देखो स्टार लग गया, ठीक है, हाईलाइट लग गया स्टार का, ठीक है। ये हो गया स्टार्ड क्वेश्चन। मतलब ये जो भी क्वेश्चन होगा इसके ओरल आंसर मांगते हैं कि आपको हाथों हाथ क्वेश्चन किया और आप हमें हाथों हाथ उसका ओरल आंसर दो, ठीक है, उस क्वेश्चन का। और इसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस भी फॉलो कर सकते हैं, जैसे कि आपसे ओरल क्वेश्चंस मैंने किए, ठीक है, जैसे कि आपके इंटरव्यू में होता है, ठीक है, आप आईएएस के इंटरव्यू देते हैं, वहां पे आपके ओरल आंसर्स होते हैं। आपको जैसे कि मान लो आपसे पूछा गया, ठीक है, आपसे पूछा गया कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, ठीक है, आपने बोला कि मेरी फेवरेट डिश है दाल बाटी चूरमा, ठीक है, दाल बाटी चूरमा। तो अब ये हो गया आपका ओरल आंसर, ठीक है। अब ये उस पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कर सकती है कि अच्छा ये बताओ कि दाल बाटी चूरमा सबसे पहले कहाँ पे इसका मेंशन हुआ था इन हिस्ट्री, ठीक है। कौन सी ट्राइब दाल बाटी चूरमा को एक अपनी ट्राइबल डिश की तरह रखती है, ठीक है। तो ये हो गए उसी से रिलेटेड सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस, ठीक है। तो स्टार्ट क्वेश्चन का मतलब कि आपको ओरल आंसर भी देना है और ओरल आंसर के साथ साथ आपको सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस के भी आंसर साथ में देने हैं। नेक्स्ट आता है अनस्टार्ड क्वेश्चन, मतलब रिक्वायर्ड रिटन आंसर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। इसका जस्ट उल्टा, स्टार्ट क्वेश्चन का उल्टा। इसमें क्या हो रहा है, रिटर्न आंसर्स मिल रहे हैं। आपने कोई चीज राइट करके दी तो मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट ने कोई चीज उसको क्वेश्चन का आंसर आपको राइट करके दिया और इसमें आप उसी क्वेश्चन के ऊपर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन नहीं पूछ सकते। जैसे कि वही एग्जाम्पल हो गया, आपसे पूछा आपको क्या पसंद है, दाल बाटी चूरमा, ओके ठीक है डन, ओके। तो उसमें सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आगे पूछा ही नहीं गया। आगे देखते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन, नोटिस ऑफ 10 डेज आंसर ओरली। मतलब अगर कोई क्वेश्चन पूछना है, ठीक है, शॉर्ट नोटिस के अंदर, तो आप उसको 10 दिन पहले ही वो क्वेश्चन पास ऑन कर देते हो, ठीक है, और उसको वो मेंबर आंसर ओरली कर देता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। उसको शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन देते हैं। शॉर्ट नोटिस क्यों? क्योंकि कितने दिन का नोटिस है इसके पास, 10 दिन का ही नोटिस में उसको आंसर ओरली करना पड़ता है, ठीक है। तो ये हो गए क्वेश्चनिंग आर। डिवाइसेस देख लिया आपने क्वेश्चनिंग आर, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट आर्स हैं वो देख लेना, स्टार्ट अनस्टार्ट शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। अब आता है जीरो आर, ठीक है। जीरो आर का मतलब क्या होता है, टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आर एंड द एजेंडा, ठीक है। जो उस चीज का एजेंडा होता है, आज हमारी मीटिंग का एजेंडा क्या है, क्या पर्पस है, और क्वेश्चन आर मतलब जो फर्स्ट आर होता है, ठीक है, फर्स्ट आर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग, और एजेंडा के बीच में जो टाइम बचता है उसको हम जीरो आर देते हैं। और उस जीरो आर में क्या होता है, उस टाइम गैप में क्या होता है, उसमें अर्जेंट इंपॉर्टेंस के जो वेरियस मैटर्स होते हैं वो रेस किए जाते हैं। अर्जेंट इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं वो जीरो आर में रेस किए जाते हैं। तो जीरो आर का मतलब कि क्वेश्चन आर और एजेंडा के बीच का जो आएगा उसको हम जीरो आर बोलेंगे। उसमें वेरियस इंपॉर्टेंट मैटर्स रेस करे जाते हैं, ठीक है। चलो और देखते हैं, और होते हैं मोशंस, ठीक है, ये मैंने बोला था नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। लो आ गया, ठीक है। मोशन, मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस विद द कंसेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। अब मोशंस पास किए जाते हैं कि कोई जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ गया है, जैसे उस टाइम पे कोरोना आ गया था, राइट, तो एक पब्लिक इंपॉर्टेंस का मैटर आ गया था, ठीक है। तो वो मोशन के थ्रू यहाँ पे क्या करा जाता है, पार्लियामेंट्री मीटिंग्स में वो रखा जाता है क्या, मैटर, ठीक है, विद द कंसेंट ऑफ द प्रिजाइडिंग ऑफिसर। प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, लोकसभा का कौन है, स्पीकर, और उसका चेयरमैन, राज्यसभा का चेयरमैन, लोकसभा का स्पीकर, ठीक है। तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर के उससे इसको रखा जाता है, ठीक है। इसमें अब डालते हैं सब्सटेंटिव मोशन, टाइप्स ऑफ मोशंस देखते हैं। सब्सटेंटिव मतलब इंपॉर्टेंट मैटर्स लाइक द इंपीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट और रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। सब्सटेंटिव में मान लो
कि बहुत ही अर्जेंट मैटर चल रहा है। अब देखो अर्जेंट कैसे, इम्पीच कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, क्या इम्पीच कर रहे हैं प्रेसिडेंट को, अर्जेंट है, आप एक प्रेसिडेंट को इम्पीच कर रहे हैं तो वो सब्सटेंटिव मोशन में आ गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर को आप क्या कर रहे हो, रिमूव कर रहे हो, तो वो भी सब्सटेंटिव मोशन में आ गया। नेक्स्ट है सब्सटीट्यूट मोशन, सब्सटीट्यूट ऑफ द ओरिजिनल मोशन एंड प्रपोजेस ऑल्टरनेटिव टू इट, जो भी ओरिजिनल मोशन वहां चल रहा है उसका एक ऑल्टरनेटिव वहां पे रखना, ठीक है। ऑल्टरनेट पता है ना आपको, एक चीज का ऑल्टरनेट रखना, ठीक है। हिंदी में मेरे को ऑल्टरनेट का मतलब नहीं आता। ऑल्टरनेट का मतलब एक चीज है, मतलब मान लो ओरिजिनल की डुप्लीकेट, डुप्लीकेट काइंड ऑफ मान लो, ठीक है। कोक की कोक की आ गई कोका कोला, ठीक है, तो ऑल्टरनेट हो गया, ठीक है। वैसे चलो अब देखते हैं क्लोजर मोशन, मूव बाय मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन ए मैटर, द मैटर इज पुट टू वोट, ठीक है। कट शॉर्ट कर दिया, बोलते हैं ना अपना दोस्त है बहुत सारी बातें करता है, बड़ी 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 बातें करता है, अरे तू मेन बात पे आया, मेन बात बता, और मेन बात बता के अपन बोलते हैं हाँ चल ठीक है मेरा ये डिसीजन है, हाँ कर, ठीक है। तो उसको बोलते हैं हम क्लोजर मोशन, मतलब कोई भी बात चल रही है उसको कट शॉर्ट करना है डिबेट को, और मैटर को पुट टू वोट करना है, कि वोट करना है कि हाँ या ना, ठीक है। आगे देखते हैं एडजॉर्नमेंट मोशन। एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है, ड्रॉ अटेंशन टू अ डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, ठीक है। एडजॉर्नमेंट मोशन में क्या होता है कि बहुत ही अर्जेंट मैटर चल रहा है, और अर्जेंट मैटर को अभी के अभी क्या करना है, आप अभी के अभी उसको क्या बोलते हैं उसको हाईलाइट करना है, तो उसके लिए क्या लगता है, एडजॉर्नमेंट मोशन लगता है। और उसके लिए क्या होना चाहिए, 50 मेंबर का सपोर्ट होना चाहिए, राज्यसभा नॉट परमिटेड टू डू इट, लास्ट फॉर ओनली 2 hours 30 minutes, ठीक है। ये 3 चीजें इसके अंदर दिमाग में रखो। एडजॉर्नमेंट मोशन पब्लिक इंपॉर्टेंस का कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, उसमें एडजॉर्नमेंट मोशन लगता है, ठीक है। इसको लगा कौन सकता है, ओनली लोकसभा। लगाने के लिए कितने मेंबर्स लगेंगे, 50 मेंबर्स लगेंगे। राज्यसभा ये लगा नहीं सकता, क्या, राज्यसभा इसको नहीं लगा सकता। और ये लास्ट कितना करेगा, ओनली 2 hours 30 minutes के लिए एडजॉर्नमेंट मोशन लास्ट करेगा। तो समझ में आ गया, टाइप्स ऑफ मोशंस देखे अपन ने, ठीक है। किस टाइप के मोशंस होते हैं मैंने कहा था, आगे अपन स्लाइड में पढ़ेंगे, ये स्लाइड था टाइप्स ऑफ मोशन का, ठीक है, ठीक है। और देखो मोशन है नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये तो आपको पता ही है, नो कॉन्फिडेंस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट होता है, कौन करता है इसको, लोकसभा पास करती है, अगेंस्ट यूएम, ठीक है। आर्टिकल 75 द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, नीड सपोर्ट ऑफ 50 मेंबर्स टू बी एडमिटेड, बताया था कॉन्फिडेंस मोशन के लिए 50 मेंबर चाहिए, ठीक है। इसको वो करने के लिए व्हाट वी से, इसको स्टैंड अप करने के लिए 50 मेंबर्स की क्या चाहिए, नीड चाहिए, सपोर्ट चाहिए एडमिट करने के लिए। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा, ठीक है। कैसे रिस्पॉन्सिबल होते हैं, क्योंकि लोकसभा उन पर कॉन्फिडेंस मोशन डाल सकता है। तो क्या, एक चीज बताओ, लोकसभा पे लोकसभा सीओएम पे नो कॉन्फिडेंस डाल सकता है, तो सीओएम भी तो कुछ कर सकता है लोकसभा के लिए, क्या करता है, डिसॉल्व करवा देता है लोकसभा को, किससे, प्रेसिडेंट से। तो एक दूसरे को सीता गीता की तरह ये चेक करते हैं, ठीक है। समझ में आ गया, चलो। मोशन ऑफ थैंक्स, थैंक्स कौन देगा, ऑब्वियसली प्रेसिडेंट देगा, क्योंकि मेन कौन है, पार्लियामेंट का प्रेसिडेंट है, तो एड्रेस भी कौन करेगा, प्रेसिडेंट करता है मोशन ऑफ थैंक्स आफ्टर ईच जनरल इलेक्शन एंड द फर्स्ट सेशन ऑफ फिस्कल ईयर। तो हर इलेक्शन के बाद और हर सेशन ऑफ फिस्कल ईयर, हर साल में जब स्टार्ट होती है हमारी पार्लियामेंट की मीटअप्स, तब वो स्टार्ट करता है, या हर जनरल इलेक्शन के बाद मोशन ऑफ थैंक्स होता है। मोशन ऑफ थैंक्स कौन देगा, प्रेसिडेंट देगा, क्योंकि चाहे वो नॉमिनल हेड हो बट ही इज द हेड राइट नाउ, ठीक है। तो उसको कौन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, पीएम नहीं करेगा, याद रखना है ये चीज, ठीक है। हम्म, तो अब आपको समझ में आ गए टाइप्स ऑफ मोशंस हमने कर लिए। मैंने कहा था कि आज का लेक्चर्स बड़ा होने वाला है, ठीक है। लीडर्स देख लिए हमने, डिवाइसेस देख लिए, क्वेश्चन आवर्स देख लिए, ठीक है। फिर हमने मोशंस देखे कि पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग चल रही है तो किस तरीके से मोशंस उसमें पास होते हैं, मोशंस का, हर मोशन का अलग ही क्या बोलते हैं इंपॉर्टेंस है, क्या इंपॉर्टेंस है, क्या उसका वैल्यू है, वो हमने देखी मोशन की, ठीक है, ठीक है। देख लिए मोशन आपने, मोशन ऑफ थैंक्स आपको बता ही दिया कि प्रेसिडेंट देगा, बड़े ही वो नॉमिनल हेड है बट ही इज, ठीक है। अब आते हैं हम प्रोसीजर्स पे, ठीक है, ठीक है। ये वैसे मैंने प्रोसीजर पहले में बढ़ाया था, लेट मी हैव अ सिप ऑफ वाटर। ओके, चलो।
चलो 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 चलो, बिल्कुल भी बोर नहीं होना है, चैप्टर को पूरा फिनिश करना है, आउटमोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए कह रही हूँ दिमाग लगा के पढ़ो। और जिस तरीके से मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, मैंने उसको और कट शॉर्ट करा है, और इम्पॉर्टेंट ही चीज़ इसके अंदर डाली है। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव प्रोसीजर इन पार्लियामेंट देखते हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था आपको, ये बताओ। मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है। पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल क्या है? पार्लियामेंट का इंपॉर्टेंट रोल है कि कोई भी बिल है उसको एक्ट बनाना। ठीक है, मेजॉरिटी से वो एक्ट बनते हैं, जिससे क्या हो, कोई भी नेशन है वो क्या हो, स्मूथली वर्क कर सके, और कोई भी बिल्स है वो इजीली पास होके एक्ट बन सके। ठीक है, तो वैसे ही बिल्स होते हैं, उनको एक्ट बनाने का काम कौन करता है? पार्लियामेंट करती है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम लेजिस्लेचर प्रोसीजर इन पार्लियामेंट। ठीक है, बिल को एक्ट बनाना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिल होते हैं, पहले भी लेक्चर्स में हमने बहुत बार पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो हर टाइप के बिल को किस तरीके से बिल को एक्ट बनाया जाता है, आज हम वो प्रोसेस देखेंगे साथ के साथ। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, एक बिल प्रपोजल लेजिस्लेशन में जाता है, और लेजिस्लेचर से दोनों हाउस में पास होता है, पास होकर प्रेसिडेंट उस पर अपनी सील लगाता है और वो एक्ट बन जाता है। ठीक है, तो अब सबसे पहले हम देखेंगे ऑर्डिनरी बिल, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, रोजमर्रा के जो बिल होते हैं ऑर्डिनरी बिल, वो हम देखेंगे कि उसको कैसे क्या करते हैं, लेजिस्लेचर इनेक्ट होता है, कैसे उसको पार्लियामेंट क्या करती है, बिल से एक्ट बनाती है। ठीक है, तो ऑर्डिनरी बिल पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकेंड रीडिंग होती है हाउस में, फिर थर्ड रीडिंग होती है, फिर वो सेकेंड हाउस को प्रेजेंट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो हाउस में ये इंट्रोड्यूस हो रहा है वहां पे 3 रीडिंग्स होती हैं इसकी। ठीक है, 3 रीडिंग्स होती हैं ऑर्डिनरी बिल की, फिर ये सेकंड हाउस में भेज दिया जाता है। ठीक है, तो अब मान लो कि लोकसभा में 3 रीडिंग करी, और कहाँ पे भेज दिया हाउस को? राज्यसभा में भेज दिया उसको, बिल को। ठीक है, राज्यसभा में भेज दिया। अब राज्यसभा में भेज दिया, और दोनों हाउस ने क्या करा, उसको मेजॉरिटी से पास कर दिया। किससे? सिंपल मेजॉरिटी से उसको पास कर दिया। पास होते ही वो किसके पास जाएगा? प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट उसको बोलेगा ओके डन, मैंने ग्रीन झंडी दिखा दी है, असेंट दे दो। तो वो असेंट से वो बिल क्या बन जाएगा? एक्ट बन जाएगा, एज रिगार्डिंग टू ऑर्डिनरी बिल। ठीक है, ये होगा प्रोसीजर। ठीक है, अब आते हैं हम मनी बिल पे। ठीक है, ऑर्डिनरी बिल तो हमने पास कर दिया, रीडिंग हुई, सिंपल मेजॉरिटी हुई, ऑर्डिनरी बिल पास कर दिया प्रेसिडेंट ने। अब मनी बिल कैसे पास होता है वो देखो। डिसीजन ऑफ द स्पीकर ऑफ द लोकसभा इज फाइनली डिसाइडिंग मनी बिल कैन बी इंट्रोड्यूस ओनली बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, मैंने बताया था स्पीकर डिसाइड करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है कि नहीं है, स्पीकर की क्या है? अथॉरिटी है। ठीक है, और क्या है मनी बिल, कि ये सिर्फ एक मिनिस्टर ही इसको क्या कर सकता है? इंट्रोड्यूस कर सकता है, एक प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। तो ऑर्डिनरी बिल को प्राइवेट मेंबर इंट्रोड्यूस कर सकता है, यस। ठीक है, एक प्राइवेट मेंबर इसको इंट्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, बट नॉट मनी बिल, इट विल बी ओनली इंट्रोड्यूस बाय अ मिनिस्टर। ठीक है, इफ कंटेन्ड प्रोविजन लाइक इम्पोजिशन। अब देखो, मनी बिल किसको कहते हैं? मनी बिल सिर्फ इंट्रोड्यूस होगा लोकसभा में, ये भी याद रखना। क्यों लोकसभा में क्यों होगा? क्योंकि मनी, दिमाग में बस फॉर्मूला डालने के लिए बताती हूँ कि मनी किसका है? पीपल ऑफ इंडिया का है, और पीपल ऑफ इंडिया ने डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव कहाँ रखे हैं? लोकसभा में। ठीक है, तो इस तरीके से मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, वो भी सिर्फ एक मिनिस्टर के द्वारा होगा। और जब वो इंट्रोड्यूस होगा तो उसका डिसीजन कि वो बिल मनी बिल है कि नहीं, वो कौन लेगा? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से प्रोविजन होते हैं। क्या प्रोविजन है? इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन ऑफ एनी टैक्स। अगर किसी भी बिल में इम्पोजिशन, अबोलिशन, रिमिशन है किसी टैक्स को लेके, तो वो मनी बिल है। कस्टडी ऑफ कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, फंड्स, यहाँ पे जितने भी पैसे होते हैं हमारे इंडिया के, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जाते हैं, टैक्सेस, डायरेक्ट टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया में जो कस्टडी होगी
वो भी मनी बिल के अंडर में आएगी। ठीक है, एनी एक्सपेंडिचर चार्ज इन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, अगर कोई एक्सपेंडिचर हो रहा है उससे रिलेटेड, उधर से पैसा निकाला जा रहा है, तो भी मनी बिल में काउंट होगा। इम्पोजिशन ऑफ फाइन्स, पेनल्टीज एक्सेट्रा, कोई भी फाइन्स और पेनल्टी से रिगार्ड कोई भी क्वेश्चन आएगा वो भी मनी बिल में ही काउंट होगा। ठीक है, और उसको बताएगा कौन? स्पीकर ऑफ द लोकसभा। ठीक है, चलो, राज्यसभा has restricted powers with regard to money bill, cannot reject or amend the bill, can only make recommendation, must return bill within 14 days। अब देखो, लोकसभा ने तो मनी बिल पास कर दिया, पास करके मैंने कहा था पहले फर्स्ट हाउस में गया लोकसभा, इंट्रोड्यूस कौन कर सकता है? ओनली लोकसभा। ठीक है, लोकसभा ने पास कर दिया किसको? राज्यसभा को। किसको पास कर दिया? राज्यसभा को। ठीक है, अब आगे देखो, राज्यसभा हैज रिस्ट्रिक्टेड पावर्स विद रिगार्ड टू अ मनी बिल, कैन नॉट रिजेक्ट और अमेंड द बिल, कैन ओनली मेक रिकमेंडेशन, मस्ट रिटर्न बिल विद इन 14 डेज। ठीक है, अब लोग राज्यसभा के पास यहाँ पे वो पावरलेस है, मतलब निहत्ता है। ठीक है, उसके पास कोई भी पावर्स यहाँ पर नहीं है। ठीक है, वो यहाँ पर एकदम यूजलेस है राज्यसभा। कैसे? कि वो कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता, इसमें अमेंड भी नहीं कर सकता, बस वो कुछ अपनी रिकमेंडेशन दे सकता है। ठीक है, उनको लगता है कि अरे मनी बिल में थोड़ा सा ये मुझे रिकमेंडेशन लग रहा है, आप मान सकते हैं? लोकसभा ने बोला नहीं, हम नहीं मानेंगे। ठीक है, तो उनको रिटर्न करना है 14 डेज में बिल। किसको? राज्यसभा को रिटर्न करना है लोकसभा को 14 डेज में बिल। किसके साथ? हाँ के साथ या ना के साथ। अगर वो रिटर्न नहीं, क्या हाँ के साथ? ना तो कर ही नहीं सकता, या रिकमेंडेशन के साथ, या हाँ के साथ या रिकमेंडेशन के साथ। अगर 14 डेज में वो नहीं होता है पास, ठीक है, तो वो बिल को पास मान लिया जाएगा। ठीक है, मतलब आप 14 डेज में उसको दो, यस करो, या आप उसको रिकमेंड करके भेजो, दोनों में से कुछ भी अगर 14 डेज में नहीं होता तो बिल ऑटोमेटिकली पास मान लिया जाएगा। तो आपने देखा किस तरीके से लोकसभा के पास आउटमोस्ट पावर है। ठीक है, समझ में आ गया। और देखो, प्रायर परमिट ऑफ द प्रेसिडेंट नीडेड। ठीक है, अब देखो मनी बिल के लिए प्रायर परमिट ऑफ द प्रेसिडेंट लगेगी, कि पहले प्रायर परमिट लगेगी प्रेसिडेंट की कि अच्छा ये मनी बिल इंट्रोड्यूस कर दे। प्रेसिडेंट ने कहा हाँ हाँ कर दो, तो वो हो गया इंट्रोड्यूस। आगे, प्रेसिडेंट कैन ओनली गिव असेंट और विदहोल्ड इज असेंट, बट इट कैन नॉट बी रिटर्न। प्रेसिडेंट के पास भी इसके लिए कुछ लिमिटेड है, क्या? कि उसको गिव असेंट दे सकता है या विदहोल्ड कर सकते हैं, लेकिन प्रेसिडेंट बिल को वापस नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि पहले ही प्रेसिडेंट की हमने क्या ले ली थी? रिकमेंडेशन ले ली थी, प्रायर परमिट ले ली थी। ठीक है, तो इस तरीके से आपने देखा कि मनी बिल का क्या रोल है। ठीक है, अब आते हैं फाइनेंशियल बिल। मनी बिल और फाइनेंशियल बिल दोनों एक थोड़े सेम टू सेम है, सेम बट डिफरेंट वी कैन से। ठीक है, देखो, दोज बिल दैट डील विद फिस्कल मैटर, है ना, जो फिस्कल मैटर में करते हैं, रिवेन्यू एक्सपेंडिचर्स वगैरह पे डील करते हैं, उनको हम फाइनेंशियल बिल्स कहते हैं। ठीक है, तो मनी बिल भी एक तरीके से क्या है? फाइनेंशियल बिल्स के अंडर ही आते हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल एक अम्ब्रेला है, किसका? फाइनेंशियल मैटर्स का, रिवेन्यूज का, एक्सपेंडिचर का, और उसी के अंडर मनी बिल आते हैं उस अम्ब्रेला के अंदर। ठीक है, तो फाइनेंशियल बिल्स, बट ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। ठीक है, तो सारे मनी बिल तो फाइनेंशियल बिल्स होते हैं, पर ऑल फाइनेंशियल बिल्स आर नॉट मनी बिल। देखो, ये स्टेटमेंट आ सकता है, ध्यान से देख लो। ठीक है, हर मनी बिल ऑब्वियसली फाइनेंशियल बिल होगा, लेकिन हर फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल बिल क्या है? ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। ठीक है, प्रेसिडेंट कैन ईदर गिव हिज असेंट टू द बिल और विदहोल्ड हिज असेंट टू द बिल, और विदहोल्ड हिज असेंट और रिटर्न द बिल फॉर द रिकंसिडरेशन। देखो, असेंट भी दे सकता है बिल को, विदहोल्ड भी कर सकता है बिल को, ठीक है, और रिटर्न भी कर सकता है। किसको? फाइनेंशियल बिल को। क्या वो मनी बिल को रिटर्न कर सकता है? नहीं। ठीक है, मनी बिल को कर सकता है, या तो असेंट दे सकता है या उसको विदहोल्ड कर सकता है, लेकिन यहाँ पे वो फाइनेंशियल बिल को रिटर्न भी कर सकता है। और अगर इस बिल को लेते कोई भी दिक्कत आती है, किसमें? लोकसभा और राज्यसभा के बीच में कुछ टसल होती है, तो एक जॉइंट सिटिंग भी बुला दी जा सकती है। क्या? जॉइंट सिटिंग भी यहाँ पे बुला सकते हैं। और जॉइंट सिटिंग को रिजाइड कौन करता है? पढ़ा अपन ने अभी, कौन? स्पीकर। कौन करता है? स्पीकर। समझ में आ गया आपको फाइनेंशियल बिल का फंडा? ठीक है, यहाँ पे जॉइंट सिटिंग। क्या मनी बिल में जॉइंट सिटिंग हो सकती है? ये बताओ आप। तो मेरे को एक बात बताओ, मनी बिल में राज्यसभा का कोई से ही नहीं है। राज्यसभा पास करे 14 दिन में तो बढ़िया, नहीं करे तो भी वो डीम पास हो रहा है, तो जॉइंट सिटिंग की नीड है?
नहीं है। लेकिन आप फाइनेंशियल बिल में देखो, यहाँ पे राज्यसभा का से है, राज्यसभा को इसको पास करना ही होगा, ठीक है, ऐसा नहीं है डीम हो जाएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ पे इनके ये जो पंगा हुआ है इसको सॉल्व करने के लिए ज्वाइंट सिटिंग की नीड है, जैसे कि वहां पर नहीं है, ठीक है। ज्वाइंट सिटिंग पे एक नोट देख लेते हैं। इफ द बिल इज रिजेक्टेड बाय द अदर हाउस, ठीक है, ज्वाइंट सिटिंग कब कब होती है? जब एक बिल क्या होता है दूसरे हाउस से रिजेक्ट हो जाता है। इफ मोर देन 6 months हैव elapsed फ्रॉम द बिल, और अगर 6 महीने बीत जाते हैं और बिल अभी elapse होता जा रहा है। कैन बी डन ओनली फॉर ऑर्डिनरी बिल और फाइनेंशियल बिल। दो तरीके के बिल पे होगी, ऑर्डिनरी बिल, फाइनेंशियल बिल। मनी बिल पे नहीं होगी, मैंने रीजन बता ही दिया, राज्यसभा का कोई से ही नहीं है मनी बिल पे, तो क्यों होगी ज्वाइंट सिटिंग, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। कॉरम कितना होना चाहिए ज्वाइंट सिटिंग में? 1/10 ऑफ टोटल ऑफ द 2 हाउसेस, मतलब 550 प्लस 250 का जो टोटल है कितना हो गया टोटल? 6 7 8, मैंने कहा ही था, ठीक है। 800 का 1/10 इसका कोरम होगा, ठीक है, 80 प्लस समथिंग, ठीक है। तो ये इसका कोरम होगा 1/10 ऑफ द टोटल ऑफ द 2 हाउसेस, ठीक है। और इसके अंदर किसके प्रोसीजर चलेंगे, रूल्स किसके चलेंगे? लोकसभा के चलेंगे, और इसको डिसाइड कौन करेगा? गवर्नर ऑफ द लोकसभा। समझ में आ गया ज्वाइंट सिटिंग की, ये इंपॉर्टेंट है, ये देख लो, ठीक है। तो हमने टाइप्स ऑफ बिल्स कर लिए। ऑर्डिनरी बिल्स तो सिंपल के सिंपल हो जाएगा, ठीक है। और मनी बिल हमने देख ही लिया कि मनी बिल में सबसे ज्यादा रोला किसका है? किसका है? लोकसभा का है। और फाइनेंशियल बिल भी हमने देख लिया कि फाइनेंशियल बिल क्या है? अम्ब्रेला है, उसके अंडर क्या आते हैं? मनी बिल्स आते हैं, ठीक है। फिर हमने जॉइंट सिटिंग के बारे में देख लिया कि जॉइंट सिटिंग कैसे होगी, दोनों के बीच में लफड़ाबाजी चलेगी राज्यसभा लोकसभा में रिगार्डिंग टू ऑर्डिनरी और फाइनेंशियल बिल, तो जॉइंट सिटिंग हो जाएगी, ठीक है। चलो अब एक छोटा सा वो है, व्हाट वी कैन से, ठीक है। अब हमने पार्लियामेंट से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट चीजें थी वो अभी तक सारी हमने क्या कर ली है? ग्रैब कर ली है, नोट्स बना लिए हैं, पढ़ लिया है। अब एक छोटी सी चीज देखते हैं, उसको बोलते हैं हम पार्लियामेंट्री प्रिविलेज। मैंने आपको बोला ही था, एक हम सिटीजन्स और पार्लियामेंट्री मेंबर्स, उनमें थोड़ा डिफरेंस है। कैसे? हम सिटीजन्स को कुछ प्रिविलेजेस नहीं मिलते हैं जो पार्लियामेंट्री के जो मेंबर्स होते हैं उनको मिलते हैं। लोकसभा मेंबर्स, राज्यसभा मेंबर्स, उनको ये प्रिविलेजेस मिलते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस को बोलते हैं प्रिविलेजेस, ठीक है। तो स्पेशल राइट्स होते हैं ये, इम्यूनिटीज एंड एग्जम्पशन इंजॉयड बाय द 2 हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, देयर कमिटीज एंड देयर मेंबर्स। अब देखना कि जो स्पेशल राइट्स होते हैं, इम्यूनिटीज होती हैं, हाउस ऑफ पार्लियामेंट के मेंबर्स, उनकी कमिटीज और उन कमिटीज के मेंबर्स सब इस पार्लियामेंट्री प्रिविलेज को एंजॉय करते हैं। समझ में आ गया? चलो कैन नॉट बी, अब देखो कौन कौन से पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस होते हैं उसका एक छोटा सा रिकैप देखते हैं। कैन नॉट बी अरेस्टेड बिफोर एंड आफ्टर पार्लियामेंट्री सेशन फॉर 40 days ओनली इन सिविल केसेस। अब देखो अगर कोई पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है, ठीक है, लोकसभा का सेशन चल रहा है, राज्यसभा का सेशन चल रहा है, तो 40 दिन में उनको अरेस्ट नहीं करा जा सकता, क्योंकि सेशन चल रहा है। देखो सेशन में कॉरम की प्रेजेंटेशन होती ही है, राइट, तो उनको प्रेजेंट होना ही पड़ता है मेंबर्स को। तो 40 दिन के जो 40 दिन का जो दरमियान होता है पार्लियामेंट का सेशन का, 40 days का, उसके आसपास उनको अरेस्ट नहीं कर सकते। लेकिन वो सिर्फ सिविल केसेस पे ही लागू है। अगर वो कोई क्रिमिनल केसेस है या कोई प्रिवेंटिव डिटेंशन है, ठीक है, उन केसेस में लागू नहीं है। क्रिमिनल केसेस आपको पता ही है, क्राइम कर दिया है उन्होंने कुछ, ठीक है। और प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब क्या होता है कि अगर लगता है कि ये कोई कोई ऐसा इंपॉर्टेंट फंक्शन आता है और उनको गवर्नमेंट खुद क्या करती है? डिटेन कर देती है पर्सन को, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन कहते हैं, ठीक है। तो इन दोनों में अगर आप आते हो तो उसमें ये केस अप्लाई नहीं होता है, आप उसमें अरेस्ट हो सकते हो। सिविल केसेस में आपको 40 days की क्या दी जाती है? छूट दी जाती है अरेस्ट के लिए। और देखो क्या मिलते हैं प्रिविलेज, दे कैन रिफ्यूज टू गिव एविडेंस और अपीयर एज अ विटनेस इन अ केस इन कोर्ट व्हेन पार्लियामेंट इज इन सेशन। अब देखो हर जगह आता है पार्लियामेंट इज इन सेशन, पार्लियामेंट इन सेशन, क्योंकि पार्लियामेंट में मेंबर्स की जरूरत होती है फॉर कॉरम, फॉर बिल पास करने के लिए, राइट, स्पेशल मेजॉरिटी के लिए, इफेक्टिव मेजॉरिटी के लिए, राइट। तो इसलिए वो रुक जाएगा पार्लियामेंट्री सेशन। तो इसलिए पार्लियामेंट्री सेशन जब हो तो उनको एविडेंस या अपेयर करने के लिए विटनेस कोर्ट में जाने के लिए भी उनको एग्जेम्प्ट है कि आप मत जाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक और इसमें छोटा सा नोट देखो, पार्लियामेंट्री प्रिविलेज डू नॉट एक्सटेंड टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। प्रेसिडेंट के अलग प्रिविलेजेस होते हैं, हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में पढ़ा था, ठीक है, वो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज के अंदर नहीं आते हैं, ठीक है, उनके प्रिविलेजेस अलग से पड़े हैं,
ठीक है, डिफरेंट है। हमने प्रेसिडेंट चैप्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट चैप्टर में इसको पढ़ा है, वो वहां पे जाके आप देख लो। ठीक है, तो पार्लियामेंट्री प्रिविलेज आपको पता चल गया। पार्लियामेंट के जो मेंबर्स हैं उनको क्या है, यहाँ पे क्या है, एक होल्ड है, उनके पास एक स्वॉर्ड है, जो हम मेंबर्स, हम जैसे ऑर्डिनरी सिटीजन्स के पास नहीं है, जो इनके पास है। ठीक है, जब पार्लियामेंट सेशन में होता है तो उनको बहुत सारी छूटें मिलती है, जैसे कि उनको अरेस्ट नहीं किया जाएगा सिविल केसेस में 40 दिन के लिए, या वो रिफ्यूज कर सकते हैं अपेयर होने के लिए कोर्ट में ड्यूरिंग द सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। और प्रेसिडेंट पार्लियामेंट के ये प्रिविलेज एंजॉय नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेसिडेंट के प्रिविलेजेस अलग हैं। ठीक है, चलो चलो अब एक क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं पार्लियामेंट से रिलेटेड। ज़्यादा मैं बोलती हूँ कि आपको मैं ज़्यादा ऊपर से क्वेश्चन नहीं दूंगी। सबसे पहले हमने पार्लियामेंट के बारे में सब कुछ पढ़ लिया है A to Z। पार्लियामेंट में क्या क्या है, प्रेसिडेंट है, राज्यसभा है, लोकसभा है। हमने लोकसभा को तोड़ा, लोकसभा के ऑफिसेस देखे, स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, उसका व्हाट वी से पैनल देखा। फिर हमने वो देखा, राज्यसभा देखा, राज्यसभा को तोड़ा, उसका हमने देखा। राज्यसभा में क्या देखा हमने चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, उसके पैनल देखा। ठीक है, हमने बिल्स देखे, किस तरीके से बिल्स एक्ट बनते हैं, किस तरीके के मोशंस होते हैं, कौन कौन से क्वेश्चनिंग आवर्स होते हैं। ठीक है, हमने पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस देख लिए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एक तरीके से पार्लियामेंट चैप्टर को पूरा निचोड़ दिया है इस सिंगल व्हाट वी से सिंगल हमारी एक पूरी वीडियो के अंदर। ठीक है, तो अगर आपने वीडियो देख डाली तो आपका पार्लियामेंट पूरा यहाँ पे क्लियर हो चुका है। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, तो आप वीडियो के बाद एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि आप अगर सो गए हो बीच में तो थोड़ा आप जग जाओ। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट रिगार्डिंग द अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अपर हाउस क्या होता है, पार्लियामेंट का अपर हाउस क्या होता है, पढ़ा था, राज्यसभा। राज्यसभा। ठीक है, राज्यसभा होता है, और राज्यसभा का सिंपल सी बात है, वो कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। अब ये 6 ईयर के कंफ्यूज हो जाता था, क्या 6 ईयर तो गिवन थे, पार्लियामेंट ने उसको 6 ईयर का दिया था। ठीक है, 6 ईयर पार्लियामेंट ने दिए थे, वहाँ की क्या थी मेंबर्स के 6 ईयर होती है मेंबरशिप, वो होती है 6 ईयर की मेंबरशिप, लेकिन डिसॉल्व वो कभी भी नहीं होता। ठीक है, मैंने बताया था डिसॉल्व नहीं होता ये। ठीक है, हर 2 ईयर्स में। ठीक है, थर्ड मेंबर्स रिटायर होते हैं, फिर वापस से री इलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इसलिए जो राज्यसभा है वो कभी डिसॉल्व नहीं होता, इट इज अ परमानेंट बॉडी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा पार्लियामेंट का चैप्टर होता है खत्म, खल्लास, कंप्लीट। ठीक है, आई होप आपको मजा आया होगा। आज की क्लास अपनी बहुत लंबी चली है। क्यों चली है लंबी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसलिए लंबी चली है क्लास। ठीक है, सो आई होप आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे, कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, रोज वीडियोस आ रही है, देखो, नोट्स बनाओ, और फिर आपको पता चलेगा, जो आपको चैन आएगा ये वीडियोस देख के, ये आपका जो कोर्स कंप्लीट करके, हाँ मजे आ जाएंगे, आपके पॉलिटी एंड गवर्नेंस का एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। ठीक है, सो आई विल सी यू in the next class. Have a good day.